सूर्योदय हुआ, एक दिगंबर और एक श्वेतांबर। तो अष्टांग नृत्य जो हम पढ़ाने जा रहे हैं, इस नृत्य के ज्ञाता कौन थे? वो भद्रबाहु स्वामी। उनने क्या क्या अपने जीवन में देख करके सब कुछ बता दिया करते थे। इस ब्रह्मांड में जो कुछ भी घटित होता है वह सब कौन जानता है? आपकी आत्मा जानती है। आपकी आत्मा 8 बार आपके बार हर किसी कार्य के लिए 8 बार घंटी बजाती है, 8 बार आपको हॉर्न देती है, 8 बार आपको सतर्क करती है। लेकिन आप एक बार भी नहीं समझ पाते कि कौन आपको रोक रहा है, कौन आपको बता रहा है, कौन आपको छेड़ रहा है, कौन आपको कह रहा है, स्वप्न में कह रहा है, किस माध्यम से कह रहा है। तो मैं आपको ये बता दूं कि आपकी जब आत्मा 8 बार आपको किस तरह से सतर्क करती है, अलर्ट करती है, वह करती है कि सबसे पहले तो आपको आपकी आत्मा जब आपका ये औदारिक शरीर को धारण करती है, जब आप गर्भ में भी जाते हो, आपके हाथों में भूत भविष्य वर्तमान की रेखाओं को निरूपित कर देती है। वह आपको रास्ता बता देती है कि बेटा सावधान रहना, आपके जीवन में यह शुभ है, यह अशुभ है, यह इस समय पर आपको दिक्कत आएगी, ये आएगा, वो आएगा, सारी की सारी घटनाएं। और तू कहां से आया है, ये भी आपके भूत भविष्य वर्तमान के दोनों हाथों का निरीक्षण करने के बाद आपको पता चल जाता है। पहली घंटी ये बता देती है, पहला सतर्क अलर्ट ये करती है आपकी आत्मा आपको कि तू सावधान रह, तुझे किस दिशा में जाना है। यह दिशा मार्गदर्शक ये है आपका, यह है आपको दिशा देने वाला आपका गूगल, ये है आपके दोनों हाथ। अब जब इसका भी आप नहीं मानते, जब कोई कार्य करते हो तो इससे तो पूछ लो। कोई भी व्यापार शुरू कर रहे हैं कि आपका कर्मेश क्या है, आपका हाथ क्या कह रहा है, कैसा आपका जीवन होगा, इससे पूछ लो आपका क्या कर्म होगा। लेकिन आप इसे भी नहीं मानते, तब आपके लिए शरीर में चिन्ह दिए जाते हैं, जिस उस औदारिक शरीर में आपके शुभ अशुभ लक्षण बनते हैं कि किस समय आपका क्या होगा। वह आपके चिन्ह, चाहे वह तिल, लहसुन, भौरी के रूप के आपके शरीर के अंगों पर बनते हैं, या पुण्य और पाप का पिछले जन्म का लेखा जोखा आपके पूरे बॉडी पर बनता, पूरे बॉडी पर बनता। उनको देख करके भी आपको यह आत्मा आपको सतर्क करती है कि बेटा तू इतना मदहोश मत रहे। जब शुभ चिन्ह आपके नाभि से ऊपर बन जाते हैं, नाभि से ऊपर शुभ चिन्ह बनते हैं जेंट्स के राइट हैंड साइड पर, लेडीज के नाभि के ऊपर लेफ्ट हैंड साइड पर, वह आपको हर समय आगाह करते हैं कि सावधान सावधान सावधान। लेकिन हम तब भी सावधान नहीं होते हैं। तब आपके लिए स्वप्न के माध्यम से 1 साल पहले, 6 माह पहले, 1 पक्ष पहले, एक दिन पहले आपको स्वप्न के माध्यम से जो आपके 24 घंटे में घटना घटित होने वाली होती है, वह आपकी आत्मा स्वप्न के माध्यम से आपको आगाह करती है। लेकिन फिर भी आप उस घंटी की ध्वनि को नहीं सुनते हो, तब भी आप अपने कार्य की धुन में मस्त रह करके अपने मुख्य दहलीज से बाहर निकल करके यात्रा को निकल जाते हो। जब आप यात्रा को निकलते हो तो आपके आकाश की खगोल रचनाएं बहुत दिन पहले से भी बता देती है, 1 माह, 6 माह और 1 सप्ताह, 1 पक्ष पहले कि आकाश में खगोली घटनाएं जिस तरह से आषाढ़ के मास में गंधर्व नगर बन गया था, जिसने बता दिया था कि कोई ऐसा बहुत बड़ा महामारी आने वाली है जो कोरोना के रूप में आई। वो पिछले वर्ष की 2019 की आषाढ़ में बता दिया गया था, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया था। ये भद्रबाहु स्वामी ने अपने ग्रंथ में लिखा हुआ है कि यदि गंधर्व नगर ऐसा बनता है तो यहाँ पर कोई ना कोई महामारी आती है। लेकिन इस तरह से आपको भी बता दिया जाता है, तब भी आप सतर्क नहीं रहते हैं। फिर आप तब भी अपने कार्य में निकल जाते हैं, यात्रा को निकल जाते हैं कि मैं अमुक कार्य के लिए जा रहा हूँ। जैसे ही आप दरवाजे से निकलते हैं, फिर आपके आत्मा की घंटी एक बजती है, वह आपको अलर्ट करती है कि सावधान। आपके लिए जैसे ही आप दरवाजे से निकलते हैं, वैसे ही
आपके लिए सावधान किया जाता है कि दरवाजे से बाहर निकलते और जैसे ही गाड़ी उठाते हैं वैसे ही आपके वृक्ष, सूखे वृक्ष पर कौवे आवाज कर रहे होते हैं सूखे वृक्ष पर बैठे बैठे। तब आप यह समझते हैं कि उनको भी इग्नोर कर देते हो। वो वृक्ष आपको क्या बता रहे थे? जिस तरह से मंदोदरी ने रावण को बताया था कि हे प्रिय, अब आप आज बच जाइए, क्योंकि सूखे वृक्ष पर कौवे बैठ करके ये इंगित कर रहे हैं कि यह मरण तुल्य कष्ट आने वाला है। लेकिन रावण ने एक नहीं मानी थी। इसी तरह से आपके अपने अंदर के बैठे हुए रावण को निकाल दीजिए मन में जो है, और जागृत कर लीजिए भद्रबाहु स्वामी के अष्टांग निमित्तों को। यह निमित्त किस किस तरह से आपके प्रत्येक कार्य के प्रारंभ में आपको किस तरह से घंटी बजाती है, आपकी आत्मा आपको किस तरह से चेष्टाएं बनती है, फिर भी आप आगे बढ़ जाते हो। आगे बढ़ते बढ़ते आपको खाली कलश लिए महिलाएं दिखती है, तब भी आप इग्नोर कर देते हो। खाली कलश लिए हुए यदि महिलाएं दिख जाए, खाली कलश यदि भरा कलश शुभ है, तब भी आप कहते हैं मैं नहीं मानता इन सबको, क्या होता है सब बकवासबाजी है। सुबह सुबह प्रातः काल का वक्त है, फिर भी आप आगे बढ़ते हो। तब एक कुत्ता भी आगे आपकी गाड़ी के आगे दौड़ रहा था, वो मुंह में हड्डी लिए हुए था, तब भी आप कहते हैं अरे फालतू की बात है, और आप तेज हारन बजा के आगे बढ़ते हो। फिर जब आप उससे और आगे बढ़ते हो तो आपकी गाड़ी बिगड़ जाती है। तो अभी आपका लिविंग और नॉन लिविंग का क्या रिलेशन है? आपकी आत्मा का प्रभाव उसमें भी पड़ता है और उसके कारण आपके कपड़े फट जाते हैं, तो भी आपको समझ में नहीं आता है। और जब आपके कपड़े फट जाते हैं तो फिर अब गाड़ी जब आगे चलती है तो आपकी दोनों नास का छिद्र से वायु का तेज प्रवाह होने लग जाता है। लगातार 50 मिनट तक जब नास का छिद्र से वायु दोनों नास का छिद्र से बह रही होती है, तो निश्चित समझ लेना 2 घंटे तक बह जाए तो आप 2 कौड़ी के नहीं बचोगे। और वास्तव में यही होता है कि हम अपनी जीवन लीला को व्यक्ति खो देता है। लेकिन इस कहानी के माध्यम से मैंने 8 निमित्तों को निरूपित कर दिया। आचार्य भद्रबाहु स्वामी जो अंतिम शुद्ध केवली थे, उनने ये 8 निमित्त बताए। उन 8 निमित्तों का मैं नाम ले रहा हूँ, उन्हें बता रहा हूँ। ये इस घटना में जिस तरह से 8 निमित्त आपकी आत्मा हर समय आपको आगाह करती है, 8 निमित्त वो कौन कौन से हैं और आप कैसे जानेंगे आर्ट ऑफ 4 फास्टिंग में कि 8 निमित्त क्या क्या होते हैं। पहला निमित्त जो है व्यंजन और अंग निमित्त। अष्टांग निमित्त क्या है पहले ये जानिए। जिन लक्षणों को देख करके, जिन लक्षणों को, चाहे वो आप पक्षियों को देखें, पशुओं को देखें, शरीर को देखें, सांस को देखें, पशु पक्षियों की आवाजों को सुने, या घर में होने वाली घटनाएं, तिल लहसुन भौरी, शरीर में बनने वाले चिन्ह, पैरों में बनने वाले चिन्ह, आपके हाथ पैर की साइज, मुंह का चेहरा और बनने वाले तिल लहसुन भौरी, हाथ की रेखाएं, पैर की रेखाएं, और सब कुछ आपको ये बताते हैं कि आप कैसे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या होगा आपका भविष्य, सब कुछ जानते हैं। तो जिन लक्षणों को देख करके भूत, भविष्य और वर्तमान में घटित होने वाली घटनाओं को निरूपित किया जाता है, उसे कहते हैं अष्टांग निमित्त। ये निमित्त 8 प्रकार के होते हैं। व्यंजन निमित्त और इसके साथ साथ व्यंजन के साथ अंग निमित्त भी। शरीर पर क्या है मैं अभी वो बाद में बताऊंगा। स्वर निमित्त, दूसरा है स्वर निमित्त, पशु पक्षियों की आवाज। तीसरा है भौम निमित्त। चौथा है चिन्ह निमित्त। 5वां है अंतरिक्ष निमित्त। 6वां है लक्षण निमित्त। 7वां है स्वप्न निमित्त। 8वां है प्रश्न निमित्त। अब ये 8 निमित्त क्या है, किस तरह से काम करते हैं? व्यंजन निमित्त। शरीर में 8 निमित्तों में सबसे पहले व्यंजन और अंग निमित्त। शरीर में बनने वाले तिल, लहसुन भौरी को देखकर उस व्यक्ति के शुभ अशुभ को कहा जाता है कि क्या शुभ है और क्या अशुभ है। व्यक्ति के शरीर में बनने वाले ये जो बनते हैं, तो स्त्री के जो महिलाएं होती हैं उनके लेफ्ट हैंड साइड पर नाभि से ऊपर तक जितने चिन्ह बनते हैं, यहाँ से ध्यान देना प्रारंभ कर देना। अब हम सीधे बिना किसी भूमिका के मूल विषय पर आ चुके हैं, और ध्यान से सुनना।
आपको रिकॉर्डिंग मिल रही है, अपना मनोयोग सीधे लगाए रखना। जब आपके किसी भी महिला के लेफ्ट हैंड साइड में ऊपर से लेकर नाभि तक लेफ्ट हैंड साइड में जितने तिल, लहसुन, भौरी लेफ्ट साइड में बनती है वह शुभ होती है। जब किसी पुरुष के तिल, लहसुन, भौरी राइट साइड में नाभि के ऊपर तक, ध्यान रखना, नाभि से नीचे के लेफ्ट और राइट में भी बनेगी तो भी अशुभ हो जाएगी। उन्हें आचार्य भद्रबाहु स्वामी कहते हैं कि सिर्फ जितने उत्तमांग अंग होते हैं, उत्तमांग अंग कौन होते हैं? अति उत्तमांग तो आपके कहाँ तक? गर्दन के ऊपर तक होते हैं, हृदय के ऊपर तक, और हृदय मध्यम होते हैं नाभि तक, और नाभि से सब नीचे के नीच होते हैं। तो उनको नहीं कभी भी हम कार्यों में स्पर्श करते हैं। हम हमेशा पूजा करते समय उत्तमांग से नीचे कभी स्पर्श भी नहीं करते हैं। तो नाभि से ऊपर जितने भी लेफ्ट साइड में महिला को फीमेल के बनते हैं वो श्रेष्ठ होते हैं। राइट हैंड साइड में जो मेल के बनते हैं वो अति शुभ होते हैं। अब इसके बाद दूसरी तीसरी बात उन्होंने क्या कही, ये बनते कैसे हैं? आपके पिछले जन्म के पाप और पुण्य का ग्राफ है आपके तिल और लहसुन। आपके पिछले जन्म का पुण्य और पाप ये क्या है? ग्राफ, आपके साइन है, आपके पाथ फाइंडर है, आपको संकेत देते हैं आप क्या है, आपको कब रोग आने वाला है, कब आपका शुभ कार्य बनने वाला है, यह आपको बताते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखना, ये यदि जब आपकी शुभ सूचना आने वाली होती है उस समय आपके बन जाते हैं, और जब शुभ का भोग कर लेते हैं तब डिसअपीयर हो जाते हैं। लेकिन कुछ चिन्ह ऐसे होते हैं जो आपके जन्म से लेकर मृत्यु तक बनते हैं, वह आपके पिछले जन्म का पुण्य उस कार्य के लिए यदि जन्म से लेकर पूरे जीवन भर होता है तो वह चिन्ह आपका जीवन भर बना होता है। वरना जब तक के लिए आपको आपका पुण्य है तब तक ही आपका वो चिन्ह रहेगा, वरना डिसअपीयर हो जाता है। या अशुभ जगह पर जहां पर बनते हैं, जब तक आपका पाप कर्म आता है, घटना आने वाली होती है, तो आपके कई बार आपने देखा होगा हाथ और पैर में ये चिन्ह जब बन जाते कभी कभी और डिसअपीयर हो जाते हैं। शुभ घटनाएं आने वाली होती हैं तो वह मनुष्य के, जेंट्स के राइट साइड में अंकित हो जाते हैं, और जब वह भोग आप कर लेते हो उस घटना का, सुख भोग लेते हो, तो वह डिसअपीयर हो जाती है। अब यदि आपके कोई घटना निगेटिव घटित होने वाली होती है तो राइट साइड, लेफ्ट साइड में आ जाते हैं, और वो जैसे ही घटना घटती है और वो डिसअपीयर हो जाते हैं। तो इस तरह से यह व्यंजन निमित्त में आपको ऐसे भगवानों के 1008 चिन्ह उनके शरीर में जन्म के साथ ही बनते हैं। उससे हम समझ जाते हैं कि ये महान पुरुष का जन्म हो गया है चिन्ह। अब हम दूसरा अंग निमित्त क्या है? दूसरा नहीं है, व्यंजन और अंग एक ही में माना गया है। अंग में मनुष्य और स्त्री के हाथ, पांव, मस्तक, हाथ, पांव, मस्तक, नाक, कान, जीभ। आपकी जीभ कैसी है? सफेद है, काली है? इससे हाथ और पांव कैसे, अंगुलियां कैसी है, नाक कैसी है, चपटी है, टेढ़ी है, तिरछी है, मोटी है, ऊटी है, या एकदम शानदार है, इससे आप बता दोगे उनका भविष्य। छोटी नाक, चपटी नाक, सीधी नाक, कैसी नाक, आंखें कैसी, कंजी अंजी, ब्लू, ग्रे कैसी है, उससे उनके चरित्र को, उनके स्वभाव को, उनके भविष्य को उनको बताया जा सकता है। ये सारे निमित्त आपको कई जगह आपके काम आएंगे। क्या क्या काम आएंगे ये समझ पा रहे हैं? इसकी क्या महत्ता है आपके जीवन में? आपके जीवन में महत्ता, सबसे पहले तो जब आप अपने लड़के के लिए लड़की पसंद करने जाएंगे तो इन निमित्त को देख करके आप समझ जाएंगे ये बच्ची कैसी है। दूसरा, आप अपने घर में एम्प्लॉय रखेंगे तो उनको इन सारे निमित्तों को देख के समझ जाएंगे कि इसका व्यवहार कैसा है, ये धोखे दगाबाज तो नहीं है। तीसरा, जब किसी को आप पार्टनर बनाएंगे या मित्र बनाएंगे तो देख करके समझ सकते हैं कि उस व्यक्ति के हाथ और पैर और चेहरा और आंखें और बाल, सब कुछ चाल ढाल देख करके व्यक्ति को बताया जा सकता है वो व्यक्ति है कैसा, मक्कार है, स्वार्थी है, ईमानदार है, नहीं है, कैसा है, और इसके आने से मेरे घर में भाग्य का उदय ऐसा तो नहीं कि सब ये डुबो देगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं
तो इन सबको देख करके आप समझ सकते हैं। तो हम इनसे अंग निमित्त से हम जान सकते हैं कि जिस तरह से जीभ जो होती है, जिह्वा आपके, यदि आपके नासिका छिद्र की ठुड्डी से इस पॉइंट से झुक जाए, सब लोग जीभ को निकालें और अपनी नाक से टच कराएं। यदि जिन लोगों के टच हो जाती है वो समझ लेना महाज्ञानी होते हैं। जिह्वा को निकाल करके जी नासिका छिद्र से टच कराइए। यदि आपकी नासिका छिद्र से टच हो जाती है तो वह महामुमुक्षु यानी बहुत बड़ा ज्ञानी होता है। इस तरह से अब हम तीसरा निमित्त हम जानते हैं जो है स्वर निमित्त। स्वर निमित्त क्या है? हमारे पशु पक्षी जिनको आप कहते कबूतर, जिनको बोलते कौवा, प्रतिदिन जब कोई आपके घर में आने वाला होता है तो कौवा आपके लिए बता देता है। यदि आपके घर में कोई घटना घटित होने वाली होती है तो कौवा आपको बता देता है। एक एक पक्षी, कौवा हो, चिड़िया हो, कुत्ता हो, बिल्ली हो, उल्लू हो, गीदड़ हो, सब आपको बता देते हैं। कैसे बताते हैं? यहाँ तो मैं संक्षिप्त बता रहा हूँ, इन 8 निमित्तों को आपको पढ़ना है। कैसे? कौवा यदि ईस्ट दिशा में मुख करके, कौवा यदि प्रातः काल पूर्व दिशा में मुख करके आवाज कर रहा हो तो समझ लेना वो दिन आपका शुभ मंगलमय है। ऐसे कौवा पक्षी जिनको आप कहते हैं आज आप भूल गए क्योंकि आपने तो ब्रह्मांड से ही खत्म करने की योजनाएं बना डाली। ये 5G और इतने जी ये सब ला करके कैसे पक्षी और चिड़ियां खत्म होती चली जा रही, जो आपके लिए पूरे टाइम आपका ही भविष्य बताती थी। अब यदि कौवा दोपहर में सूखे वृक्ष पर बैठा हो और आप निकल रहे हो, तो कौवा यदि दोपहर में सूखे वृक्ष पर बैठा हो तो समझ लेना कि आप जिस काम को जा रहे हैं उस कार्य का नाश या आपकी मृत्यु का संकेत है। यदि कुत्ता रोने लग जाए तो समझ लेना कि कुत्ता जहां पर प्रतिदिन जिस घर के बाहर रोए तो घर में कोई मौत या मृत्यु तुल्य कष्ट आने वाला है। बिल्ली यदि आपके रास्ते को काटती है, अब इसमें बहुत बड़ा निमित्त है, मैं अभी नहीं बता रहा हूं कि लेफ्ट टू राइट जाएगी, राइट टू लेफ्ट जाएगी, वो अपने जान की बाजी लगा करके आपको बता देती है कि आगामी यदि आप जिस कार्य को जा रहे हैं वह आपके लिए शुभ नहीं है, अशुभ है, दुर्घटना होने वाली है, अथवा आपके कार्य का नाश होने वाला है, अथवा आपका कार्य बनने वाला है। दोनों तरफ की बिल्ली गड़बड़ नहीं होती है। आप गलत समझते हैं लेफ्ट टू राइट गई कि राइट टू लेफ्ट गई, कि रुक करके उसने देखा, एक शुभ संकेत देती है, एक अशुभ देती है, वो हम आगे पढ़ेंगे। आपका नेक्स्ट निमित्त है, ये 8 निमित्त पढ़िए, गजब के हैं। भौम निमित्त, पूरी वास्तु ये है भौम निमित्त यानी भूमि निमित्त। भूमि निमित्त यानी वास्तु निमित्त। भूमि कैसी है? जागृत है, सुप्त है, बाधित है, नेगेटिव है, पॉजिटिव है, रंग कैसा, स्वाद कैसा, गंध कैसे, इस आधार पर हम सिलेक्शन ऑफ लैंड करते हैं, भूमि का सिलेक्शन करते हैं कि यहाँ पर यह भूमि भवन के लिए उपयुक्त होगी, यह भूमि आपके लिए फैक्ट्री व्यापार के लिए होगी और यह आपके मंदिर के लिए उपयुक्त होगी। इस तरह से हम सब कुछ जान करके जिस भूमि में घी, फूल, केसर और अन्य की गंध आती है, जिस भूमि की मिट्टी में कैसी सुगंध आ रही हो, कैसी सुगंध घी की, फूल की, केवड़ा के फूलों की खुशबू आ रही हो, और जिस भूमि में अन्न और केसर की खुशबू आ रही है वह भूमि आपके लिए उपयुक्त होती है। भूमि के परीक्षण की, भूमि की ऊर्जा को बढ़ाने की, भूमि का संपूर्ण ज्ञान ही वास्तु विज्ञान है उसका। जब इस निमित्त में वास्तु विज्ञान का पूरा वर्णन किया गया, इसको बोलते हैं भौम निमित्त। भौम निमित्त ही वास्तु निमित्त है। अब एक होता है छिन्न निमित्त, शायद इस निमित्त से आप लोग अभी तक अपरिचित हैं। कोई ये जानता ही नहीं है कि आपके कपड़े का फट जाना, आपके कपड़े में दाग लग जाना, आपकी गद्दी में छिद्र हो जाना, आपके किसी गद्दी में कहीं पर पेन का निशान का चिन्ह बन जाना, स्याही लग जाना, आपकी गद्दी हो चाहे छत हो, किसी भी स्थान पर यदि छिद्र हो जाता है वह आपको संकेत करता है कि आपके कार्य में बाधा आने वाली है, आपके दिवालिया होने वाले हो, आपकी घटना घटित होने वाली है। लेकिन आप इस विज्ञान को जानते ही नहीं हो, बल्कि आज तो हमने टांगे तोड़ डाली इस छिन्न निमित्त की। लोग जितने बड़े होते चले जा रहे हैं,
उतने फटे कपड़े पहनना शुरू कर दिए। छिन्न निमित्त है क्या? किसी भी कपड़े में मनुष्य भाग, देव भाग और राक्षस भाग होता है। यदि देव भाग और मनुष्य भाग में कोई भी चिन्ह बन जाता है या फट जाता है या निशान लग जाता है तो वो शुभ होता है। लेकिन राक्षसी भाग में यदि MK जैन साहब, यदि राक्षसी भाग में यदि आपके कोई कपड़े में दाग लग गया, जो हर कपड़े का, जैसे भूमि के 4 भाग होते हैं, सबसे पहले पिशाच भूमि, उसके बाद देव भूमि, मनुष्य भूमि और फिर ब्रह्म भूमि, तो आपको पिशाच भूमि छोड़ी जाती है। ठीक इसी तरह से राक्षसी कोई भी कपड़ा होता है वह आपका मनुष्य भाग होता है, उसमें बाहर की तरफ, फिर देव भाग होता है और फिर आपका होता है राक्षसी भाग। यदि इस भाग में, तीनों भागों में यदि कट जाए या दाग लग जाए, समझ लेना कि कोई घटना घटित होने वाली है। बताइए ये आत्मा आपको किस तरह से आगाह करती है, किस तरह से काम करती है। और आपको भद्रबाहु स्वामी ने तो वो कृपा की है कि किसी न किसी माध्यम से आपकी घंटियों को बजाते आपके लिए सतर्क करते जाते हैं कि आप बेटा सावधान हो जाओ, आप पे घटना घटित होने वाली है, आप क्यों नहीं। और क्यों ये 8 निमित्त बताए गए हैं, इनकी भी क्या कोई काट है? हाँ जी, काट है। ये निमित्त इसलिए आते हैं बताने के लिए कि आपका पुण्य शेष है, आप इनको डिलीट कर लीजिए, आप शांतार्थ भगवान की भक्ति करके इस घटना को टाल लीजिए। बिल्ली क्यों आपके सामने आती है कि आप रास्ता वापिस कर लीजिए, रुक जाइए, आपकी यह अनहोनी घटना टल जाएगी। यह निमित्त यही कहते हैं, यह कपड़ों के माध्यम से बताते हैं। आकाश की खगोली घटना जब हुई थी आषाढ़ी मास में, मैंने एक यूट्यूब पर डाला हुआ है पूरा लास्ट ईयर का कि ये कोरोना महामारी आने वाली है, मतलब जब आ गई थी तब मैंने डाला, लेकिन डाल दिया अप्रैल में, लास्ट ईयर अप्रैल में, 13 माह हो गए। उसमें स्पष्ट बताया गया था कि गंधर्व नगर यदि इस दिशा में बनते हैं तो वह कोई ना कोई निमोनिया से संबंधित कोई रोग फैलता है और लंबे समय तक चलता है यह, और उसका प्रभाव 6-6 महीने तक होता है। तो ये घटना, ये भद्रबाहु स्वामी ने लिखा हुआ भद्रबाहु ग्रंथ में, जो ग्रंथ MK जैन साहब ने आज दीप प्रज्वलित किया हुआ है, जिसके समक्ष उस ग्रंथ में सब कुछ वर्णित है। मैं अपने तरफ से, मेरी क्या औकात जो मैं कुछ बता सकूं आज के समय में। जो निमित्त ज्ञानी, जो ना आज कोई निमित्त ज्ञानी है, साधु भी निमित्त ज्ञानी नहीं बचे, तो फिर हमारी तो कहीं हम धूल भी नहीं लगते उनके चरणों की। तो इस तरह से मेरा कहने का मतलब ये है कि आज जो हम फटे कपड़े पहनने लगे, हाथ जोड़ के निवेदन है कि अशुभ है, अशुभ है, अशुभ है। आप यदि कभी गरीब को भी नहीं पहनने दिए जाते थे, लेकिन क्या लीला हो गई कि आज फटे कपड़ों पे हम सब आ गए। वो निश्चित रूप से घटना घटित करवाते हैं। यदि मैंने वही कह रहा था कि यदि ये जो गंधर्व नगर आकाश में या जो रेनबो बने थे, उनने संकेत दिया था, यदि हम सतर्क हो जाते तो निश्चित रूप से उस समय एक सामूहिक पुण्य कमा लेते। तो पूर्व में कमा लेते हैं तो ठीक होता है, लेकिन जब जो दिक्कत आ जाती है उसके बाद शायद वह डिलीट नहीं होते हैं। अब हम बात करेंगे जिसकी मैंने भूमिका बनाई, आंतरिक निमित्त। सूरज, चंद्रमा, ग्रह, जितने 9 ग्रह हैं, इन ग्रहों के कब उदित और अस्त होने पर, इनके उदय और अस्त होने पर हमारे इस धरती पर अलग अलग परिवर्तन आते हैं। इवन दैट, इस परिवर्तन का प्रभाव लिविंग नॉन लिविंग थिंग्स सभी पर पड़ता है। लिविंग नॉन लिविंग थिंग्स, जी हाँ, ये ग्रह नक्षत्र, जैसे MK जैन साहब अच्छे ज्योतिषी है, वो जानते हैं कि जब मेष राशि में शनि का उदय होता है, मेष राशि में जब शनि का उदय होता है तो पूरे देश में सुख और शांति और समृद्धि आ जाती है। और लेकिन जब बारिश के पूर्व, बारिश के समय नहीं, बारिश के पहले, बारिश के बहुत पहले असमय, जब आकाश में रेनबो बनते हैं, इंद्रधनुष, जैसे फरवरी मार्च में अभी गोलाकार रेनबो बना था, कहां पर? रांची में। और उस साइड देखिए 2 दिन बाद ही आपका गुवाहाटी में भूकंप आ गया था, भूकंप आ गया था। तो इस तरह के रेनबो बनना, इस तरह के इंद्रधनुष काले बनना, असमय बनना, ये सिर्फ और सिर्फ केवल इंद्रधनुष बनना चाहिए बारिश में,
जो आपकी बारिश के संकेत देते हैं। इस तरह से ग्रहों का उदित होना, अस्त होना, इससे पूरी तेजी मद्दी निकाली जाती है। इस आधार पर व्यापार की सोने चांदी की तेजी मद्दी पूरी तरह से लास्ट ईयर जब मैंने पढ़ाया था तो सोने की पूरी तेजी मद्दी मैंने आपको बताई थी। उस क्लास में ये डिक्लेयर किया था कि उस समय 38 रुपए का चना चल रहा था कि चने में बहुत तेजी आएगी। हमने फार्मूले से निकाला था। वाकई में वैसा हुआ था कि नहीं हुआ था? बहुत सारे लोग अभी भी क्लास वो अटेंड कर रहे हैं जिनने पिछले बार भी क्लास अटेंड की थी। मैं कह रहा हूं जब आपको ये प्रकृति सब कुछ बताती है, ये आत्मा आपको सब देखने को कहती है, आप आंखों पर काला चश्मा पहन के बैठे हुए हैं। आप दुनिया में किसी को भी अच्छा समझते हैं कि मैं इसके पास जाऊं ये मेरा कल्याण कर देगा। अरे कल्याण करने वाली, जानने, देखने, समझने वाली, बताने वाली आपकी आत्मा आपके साथ इनबिल्ट है। उससे पूछिए, इन चक्षुओं से देखिए, इनसे सब सुनिए कि क्या कह रही है प्रकृति। सब ग्रहों का बलाबल देखिए, इनकी नक्षत्रों के और सूर्य और चंद्रमा की सारी गणनाओं के आधार पर ही इस पूरी धरती की घटनाएं बताई जा सकती है। कब अर्थक्वेक आने वाला है, कब आपकी क्या तेजी मद्दी, क्या शुभ अशुभ घटनाएं होने वाली हैं, यह सिर्फ और सिर्फ केवल हमारे ये अंतरिक्ष के सारे गगन मंडल के 27 नक्षत्र, सूरज और चंद्रमा आपको बता देते हैं। इतना ही नहीं, अब जो बड़े मजेदार वाला निमित्त आ रहा है, सामुद्रिक लक्षण निमित्त, यानी कि हाथ और पैर में बनने वाली रेखाएं एवं चिन्ह के आधार पर आप किसी भी व्यक्ति के भूत, भविष्य और वर्तमान को बता सकते हैं। यह सामुद्रिक निमित्त आपको साफ साफ तो बताता है कि आपकी रेखाओं में क्या कह रही हैं। आप कहीं भी उलझ जाते हैं, दूसरे टाइप का व्यापार शुरू कर देते हैं, लेकिन आपका व्यापार के आपके लिए ये क्या किस चीज का काम कर रहा है? ये आपके लिए एक मार्ग प्रदर्शक है। इसके लिए देखिए, ये दिशा दे रहा है आपको शुभ अशुभ सब कुछ बता रहा है। आपके हाथ और पैर की रेखाएं, इसकी स्टडी हम कर कागज यहाँ पे रखेगा, बहुत रखो। नहीं इससे नहीं आता, तो पेंटिंग जो करता है ना, कल भी किया था। हाँ। तो ऐसे ऐसे गिर रहा है, ऐसे ऐसे वजह से होगा।
अभी भी इंटरनेट ऑफ करके ऑन करा है। क्या कह रहे हो? निमित्त आ रहा है सामुद्रिक लक्षण निमित्त, यानी कि हाथ और पैर में बनने वाली रेखा एवं चिन्ह के आधार पर आप किसी भी व्यक्ति के भूत, भविष्य और वर्तमान को बता सकते हैं। यह सामुद्रिक निमित्त आपको साफ साफ तो बताता है कि आपकी रेखाओं में क्या कह रही हैं। आप कहीं भी उलझ जाते हैं, दूसरे टाइप का व्यापार शुरू कर देते हैं, लेकिन आपका व्यापार की आपके लिए ये क्या किस चीज का काम कर रहा है? ये आपके लिए एक मार्ग प्रदर्शक है। इसके लिए देखिए, ये दिशा दे रहा है आपको शुभ अशुभ सब कुछ बता रहा है। आपके हाथ और पैर की रेखाएं, इसकी स्टडी हम करेंगे। अब मैं 8 निमित्त आपको बता करके आपसे मैसेज के माध्यम से पूछूंगा कि कौन से निमित्तों को, 3 निमित्त तो 4 निमित्त तो मैं पूरी तरह पढ़ाऊंगा, कौन 8 निमित्त जैसे सामुद्रिक निमित्त है, इसके लिए तो 8 दिन भी कम पड़ जाएंगे, लेकिन फिर भी मैं एक दिन इस निमित्त पे जरूर दूंगा कि किस तरह से आपकी हाथ की रेखा है, किस तरह से आपका अंगूठा, किस तरह से आपका अंगूठा, शायद आपको नहीं मालूम कि यह अंगूठा, जब आप बीमार होते हैं तो अंगूठा सबसे पहले कमजोर हो जाता है। मृत्यु के पूर्व अंगूठा, एमके जैन साहब सॉरी क्षमा चाहूंगा, मुझे आप ही दिख रहा है, मैं सोचता हूँ दीवालों को देख के कब तक बोला जा सकता है। अंगूठा मृत्यु के पूर्व 1 घंटे पहले अंगूठा सबसे पहले ढीला हो जाता है। घटना यदि आपकी कोई घटित होने वाली हो, उसके पहले अंगूठे को देख लीजिए, लूज हो जाता है। ये सामुद्रिक शास्त्र कहता है आपकी अंगुलियां, आपके नाखून, आपके पोरे, आपके शंख पुष्प, ये सब आपके लिए बता देते हैं कि आप क्या हो। आपकी कलाई, आपके हाथ का, यह आपकी क्या है, यह आपका पूरा ग्राफ है। भूत, भविष्य, वर्तमान सब आपके हाथों में। क्यों ये रेखाएं बनती हैं? आपके शरीर में 72,000 नाड़ियां अंकुर की तरह फैली हुई हैं। इन नाड़ियों का ये रिजल्टेंट ईड़ा पिंगला आकर के यहाँ पर, जो कि समस्त नाड़ियों से अटैच है, और यह आपका ईसीजी करती रहती है पूरी, कभी रेखाओं को मोटी पतली चिन्हों को बनाती रहती है। तो ये इस शरीर के अंदर इसका पूरा अंतरंग से कनेक्शन है। तो उस कनेक्शन को समझिए। अष्टांग निमित्तों में लक्षण निमित्त सामुद्रिक निमित्त है, उसमें पैर में गज रेखा है, पैर की अंगुलियां कैसी है, हाथ की अंगुलियों में गोल है, खाली है, उनसे हम पूरा सब कुछ जान जाते हैं कि वह व्यक्ति कौन से समय में धनवान होगा या कौन से समय में उसके लिए क्या योग बनने वाले हैं, क्या एक्सीडेंट। इन घटनाओं को पूरी तरह से यदि अच्छा जानकार है तो बता सकता है। अब हम चलते हैं, सबसे इंटरेस्टिंग है स्वप्न निमित्त। आपके स्वप्न में जो डाउजर होता है उसको सारे स्वप्न बिल्कुल सत्य आते हैं, लेकिन निमित्त कई प्रकार के होते हैं, स्वप्न कई प्रकार के होते हैं। 8 निमित्तों में स्वप्न निमित्त स्वप्न कई प्रकार के होते हैं। सारे स्वप्न सही नहीं होते, क्योंकि एक दृष्ट स्वप्न होते हैं, जो आपने देखा वो स्वप्न में दिख गया, उसे स्वप्न सही नहीं होता। वो जो देखा, श्रुत स्वप्न, श्रुत मतलब जो सुना जो आपने, वही निमित्त में उसमें दिख गया, तो वो सही नहीं होता है। अनुभूत, जो आपने अनुभव में किया, मंथन करते रहे, सो गए, वही स्वप्न में दिख गया, तो उस स्वप्न का फल सही नहीं होता है। प्रार्थित मतलब जो आपने प्रार्थना की, भावना की, मनोवांछित इच्छा की, वही स्वप्न में दिख गया, तो वो स्वप्न फलित नहीं होता। कल्पित, कल्पना की, मुझे तो बहुत बड़ा उद्योगपति बनना है, वो पता चला स्वप्न में एमके जिन सामने अपने बेटे के लिए 5 फैक्ट्री खुली देख ली, तो वो समझेंगे कि 5 फैक्ट्री बस अब तो हमारा भाग उधर। नहीं, काल्पित नहीं, क्या होता, भाविक स्वप्न होता है, जो कभी ना देखा हो,
जो कभी ना सुना हो वो आपको स्वप्न में दिखे, वह स्वप्न आपके लिए अपने जीवन में आपको आपकी आत्मा बताती है कि आपको यह स्वप्न का फल प्राप्त होगा। अब फल कब प्राप्त होगा? कृष्ण पक्ष में देखा कि शुक्ल पक्ष में देखा, पहले पहर में देखा कि दूसरे पहर में देखा है, तीसरे पहर में देखा कि चौथे पहर में। यदि चौथे पहर में देखा है यानी आपको 6 बजे के पहले, पहला पहर 6 बजे से 9, दूसरा पहर 9 बजे से 12, तीसरा पहर 3 बजे से 12 बजे से 3 और चौथा पहर 3 बजे से 6। तो जो आपने पहले पहर में देखते हैं तो वो 6 महीने तक, दूसरे पहर में देखते हैं वो 2 महीने तक, तीसरे पहर में देखते हैं वो 1 माह में फल मिलता है, और चौथे पहर में देखते हैं वो 24 घंटे में भी फल प्राप्त हो जाता है। मैंने ये करोड़ों बार, मुझे हमेशा जो भी डाउजर होता है, इस ग्रुप में जो भी डाउजर हैं, उन सबको निश्चित रूप से स्वप्न आते हैं, लेकिन स्वप्न उन्हें कहते हैं जब कभी आप निरोग अवस्था में हो, वात पित्त कफ जनित रोग ना हो, जब निरोग अवस्था में हो तब जो स्वप्न आएंगे वो अब हम सपनों को पढ़ेंगे। लेकिन लास्ट हम आपको बता रहे हैं जो सबसे जोरदार जादू दिखेगा आपको, प्रश्न निमित्त। ये है, मैं कह रहा हूं कि यदि अकेले इसको ही पकड़ लिया ना आपने, एक निमित्त को, आप बहुत बड़े जादूगर बन जाओगे। क्या है इसमें? मानव के मन में छुपी हुई भावना का प्रश्न रूप में करना। मानव के अंदर कौन सा प्रश्न लेकर के आए हो, आप ये भी बताया जा सकता है इस निमित्त से कि एमके जैन साहब क्या पूछने आए हैं। वो हमने आपको पिछली क्लास में स्वर विज्ञान पूरा पढ़ाया है, वो प्रश्न निमित्त के अंतर्गत आता है। वो वहां पर स्वर बताया वो पक्षियों का है कि आप कोई व्यक्ति कुछ कौन सा प्रश्न लेके आया, आप तत्व अपना देखोगे, उससे बता दोगे कि यह जमीन जायदाद या भूमि का या धंधे पैसे की बात लेकर के आया है, यदि पृथ्वी तत्व में आया है पूछने के लिए। इसी तरह से जब आप एमके जैन साहब मेरे पास आए और मैंने कहा कि आप एक कोई फल का नाम लो, देखिए क्या है प्रश्न निमित्त। इसमें हम बहुत सारी विद्याएं सिखाएंगे, ये तो हम अभी सिर्फ इंट्रोडक्शन दे रहे हैं कि इस निमित्त में ये वर्णन आपको प्राप्त होगा। ये निमित्त को हम डिटेल में पढ़ेंगे, सभी निमित्तों को। तो प्रश्न निमित्त क्या है? कोई भी संख्या, कोई भी पहाड़, कोई भी नदी, कोई भी पुष्प का नाम लेकर के उसके या कोई भी अंक पूछ करके व्यक्ति से अंक, कोई भी उसे सफलता मिलेगी कि नहीं, काम बनेगा कि नहीं, कोई भी वस्तु गुम गई तो मिलेगी कि नहीं, इन सारी चीजों का एक अंक पूछ करके। जैसे एग्जाम्पल के लिए आपसे कहा कि एक फल का नाम ले लो, आपने ले लिया आम, या कोई संख्या जोड़ सोच लो, जैसे आपने आम का लिया, उसमें गुणा कर दो 2 का, तो 2 into 2 कितने हो गए? 4। इसमें प्लस जोड़ दो 13 नंबर। कोई भी प्रश्न के लिए सही आपको फल क्या मिलेगा, आपका काम बनेगा कि नहीं बनेगा, तो मैंने कहा पुष्पेंद्र जी आप एक अंक सोच लीजिए, उनने 2 का अंक तो सोच लिया, तो उसका फार्मूला है सोचे हुए अंक या सोचे हुए फल में 2 का गुणा करो, तो फिर उनको जोड़ दो, 2 से 2 into 2 = 4 हुए, प्लस 13 जोड़ दो तो 4 और 13 कितने हुए? 17 हो गए ना, 17। अब 17 में आप 9 का भाग दे दो, 9 का भाग दे दो तो कितने हुए, कितने बचे? 17 में 9 का भाग दिया, 8 बचे। तो 8 बचे, तो अब हम एक एक का वर्णन अब आपको सुना रहे हैं। इसमें क्या होगा? यदि 1 शेष बचता तो धन वृद्धि हो जाती, 2 शेष बचता तो धन का नाश, 3 शेष बचा तो रोग यानी कि आपकी हेल्थ खराब हो जाएगी, 4 शेष यदि बचता है तो निश्चित रूप से आपको कोई पीड़ा होने वाली है, 5 शेष बचता है तो स्त्री का आपको लाभ होने वाला है, शादी नहीं हुई तो शादी हो जाएगी, 5 है तो भाई का नुकसान हो जाएगा, भाई से झगड़ा हो जाएगा, भाई को हो सकता है एक्सीडेंट हो जाए, और 7 में कार्यों में सफलता, और 8 में आपका मरण, और 9 में यदि आपका 9 यानी कि 0, तो वह निश्चित रूप से आपको बहुत ज्यादा लाभ देता है। इसलिए हम प्रश्न निमित्त बहुत अच्छे से सीखेंगे। इस प्रश्न निमित्त में भी सम्मिलित है स्वर निमित्त कि आप जब
कोई भी प्रश्न पूछते हो तो मैं अपने नासिका छिद्र से निकली हुई वायु से 100% नहीं 1000% जवाब दे सकता हूं कि सूरज पूर्व से पश्चिम उदित हो सकता है, लेकिन स्वर विज्ञान की भविष्यवाणी कभी गलत नहीं हो सकती है, कभी गलत, क्योंकि वह और कुछ नहीं, वो आत्मा की आवाज है, वह आत्मा की आवाज है। आत्मा कभी झूठी नहीं हो सकती। संसार के सारे लोग झूठे हो सकते हैं, इसलिए आपके लिए अपनी आत्मा से, आपकी आत्मा की आवाज को जान करके कोई भी कार्य करो कि आप 10 करोड़ 20 करोड़ 25 करोड़ या कोई बच्चे को सिलेक्शन करवा रहा है कि यहाँ भेजें वहां भेजें, उसके पहले अपनी आत्मा से तो पूछ लो भगवान। उसमें कोई टैक्स नहीं लगता, ना बेड टैक्स लगता, ना जीएसटी लगती, ना कोई, ना 12 ना 18% लगते, 1-5 पैसा नहीं लेती, और फिर भी सच बोलती है। हम तो कहीं किसी के कुंडली दिखाने जाएंगे तो कुछ हो सकता है उसके ज्ञान का अभाव हो तो सही जवाब ना मिल पाए, लेकिन सबसे बड़ी कुंडली, सबसे बड़ा ज्योतिष यदि कोई है तो वो है स्वर विज्ञान। जिस विज्ञान के आगे सारी विद्याएं घुटने टेक देती हैं, वो स्वर विज्ञान सही बताता है। इसके 8 दिन पूर्व भी हमारी यह क्लास स्वर विज्ञान की समाप्त हुई है कंप्लीट, जिसमें करीब करीब हम 150 लोग थे। उनने सबने, अभी जो सब लोग उपस्थित हैं, ने इस ज्ञान को भली भांति जाना समझा। तो इसमें ही आता है प्रश्न निमित्त में यह स्वर निमित्त। इसमें सबसे खास बात यह है, अंक के माध्यम से जब कोई भी कार्य आपका बनने वाला होता है तो आपके मुख से शुभ अंक निकलता है, वह अंक आपका बता देता है कि आपका कार्य बनेगा अथवा नहीं बनेगा। जब आपका कार्य नहीं बनना होता है, मन बुद्धि आपकी आत्मा से जो वॉइस के रूप में, सांसों के रूप में आवाज निकलती है, वो अपने आप ऐसा अंक निकलेगा और वह वो आपका गणित आपका बता देगा। तो भद्रबाहु स्वामी ने 8 प्रकार के आपके इस आवाजों को निकाला है, 8 प्रकार के निमित्तों को बताया है, 8 प्रकार के आपको अलर्ट किया है। 8 टाइप आपको अलर्ट करने के लिए 8 तरीके बताए हैं। आप किसी तरीके को तो मान जाओ। अब हम चलते हैं। सबसे पहला हमने पढ़ा था अंग और व्यंजन निमित्त, ठीक है, अंग और व्यंजन निमित्त। सबसे पहले जब आपको अपने घर में लड़के को या कोई एम्प्लॉय को सिलेक्शन करना है या पार्टनर बनाना है या आपको लड़की लेने जाना है, ये लड़कों के लिए भी नहीं है, लड़की लेने भी जाना है, तो आप कैसे व्यक्ति का, यदि किसी व्यक्ति का गोलाकार चेहरा है, गोल चेहरा है, तो वह कैसा व्यक्ति होगा। चेहरे के आकार को देख करके, नासिका और आंख को, भौं को देख करके, कान की कनपटी और मुंह के ओंठों के आकार को देख करके, दांतों को देख करके, जिह्वा को देख करके, तालू को देख करके, चेहरे बालों को देख करके सब कुछ बताया जा सकता है साहब। क्या गजब की विद्या है, क्या गजब की कला है। देखिए साहब, खेत की मिट्टी को देख करके तो फसल की प्रोडक्टिविटी बताई जा सकती है ना, तो इसमें कौन सी बात है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि किस प्रकार के चेहरे को आप देखोगे कि अपने घर में उसको एम्प्लॉय रखोगे। यदि किसी व्यक्ति का गोलाकार चेहरा है, जैसे आपको दिख रहा ऊपर गोलाकार, लगभग वृत्ताकार, राउंडेड शेप, गौरवर्ण, नीचे उसकी आकृति को भी बनाया गया है। गोलाकार यदि किसी का चेहरा होता है तो वह व्यक्ति निश्चित रूप से सहज होता है, दयालु होता है, और इसके साथ उसको मोह माया का कोई चक्कर नहीं होता, सौंदर्य कला प्रिय होता है। लेकिन थोड़े से गुण स्त्रीण होते हैं, स्त्रियों के गुण होते हैं, जरा उनके बात करने के तरीके, जितने भी मैंने तो बहुत सारे एनालिसिस किए हुए हैं। आप समझ रहे होंगे, नमीन जी गुड़गांव, गोलाकार चेहरा आपके किसी परिचित में किसी का है, ठीक है ना। अब इस तरह से गोलाकार, अब इलिप्टिकल शेप, अंडाकार चेहरा, यदि अंडाकार चेहरा है तो निश्चित रूप से ये सौम्य प्रकृति के होंगे, बड़े पीस, शांत, सहज, लेकिन किंतु इनका दृष्टिकोण समझौतावादी ही होता है। जीवन में उनका दृष्टिकोण हमेशा समझौता, मतलब कहीं भी अपने समझौता करके निकल लेते हैं। और इनमें विशेष रूप से यह लोग किसी प्रकार के छल कपट से हमेशा बचने का प्रयास करते हैं। ये छल कपट में ज्यादा प्रपंचों में नहीं पड़ते हैं, लेकिन जिनका चेहरा
जिनका चेहरा चौकोर हो, वर्गाकार, देख रहे हैं ना, स्क्वायर और रेक्टेंगुलर, ये चेहरा भी दिखाया जा रहा है आपको। संपूर्ण चेहरा चौकोर हो, ललाट से समानांतर न्यूनाधिक रूप से थोड़ी कुछ चौड़ाई लिए हो, ये ठुड्डी होती ना, ये चौड़ाई लिए, थोड़ी लिए ना, चौड़ाई लिए हुए, ये यूं देखिए इसका पूरा चेहरा। तो ये व्यक्ति कैसे होते हैं? ये व्यक्ति मिलनसार होते हैं, ये अच्छे, मतलब आपके पार्टनर बनाओगे तो अच्छा, यदि आप अपने यहाँ उस लड़के को सिलेक्ट कर रहे हैं अपनी बेटी के लिए तो भी अच्छा है। ये प्रसन्न चित्त और सबको लेकर के चलने वाले होते हैं, सबको लेकर के चलने वाला होता है, मुसीबतों में भी नहीं घबराते। और ये जरूर है कि व्यक्तिगत जीवन में कुछ लापरवाह होते हैं, ये लोग लापरवाह अवश्य होते हैं। अब जिनके चेहरा जो ट्रायंगल, ये ट्रायंगल उल्टा बना दिया, ऐसा बनना चाहिए था, ये बन रहा है ऐसा, नोक जो आएगी नीचे ठुड्डी के यहाँ आएगी और पूरा त्रिभुज बन रहा है ट्रायंगल। देखिए इस नीचे वाले को, गंजे वाले बाबा को भी देखेंगे तो ट्रायंगल यूं गया, यूं, ये इसको भी उल्टा कर दीजिए तो वो ट्रायंगल बनाने वाले ने ऐसा बना दिया। इसको देखा जाए दोनों तरफ से ट्रायंगल बन सकता है। इसका मतलब क्या है? ऐसा भी ठुड्डी से भी चौड़ी हो सकती तो ऊपर नैरो हो जाएगा, या नीचे नैरो होगा तो ऊपर हॉरिजेंटल लाइन होगी। तो यदि त्रिभुज जैसा चेहरा बन रहा हो तो कैसा होगा व्यक्ति? निश्चित रूप से ऐसा व्यक्ति जिसके चेहरे त्रिभुजाकार होगा तो वह व्यक्ति अच्छा नहीं होगा, अच्छा ही नहीं होगा। वह व्यक्ति कैसा होगा? वह मक्कार होगा, बदमाश होगा, और इसके साथ साथ वह व्यक्ति कभी भी धोखेबाज भी हो सकता है। इस तरह से हम चेहरे को जान करके और समझ सकते हैं कि वह व्यक्ति कैसा है, आपके जीवन में सुख देने वाला है या दुख देने आया है। तो हम चेहरे को देख करके, अब चेहरे के बाद हम बढ़ते हैं आगे और व्यक्ति के मस्तिष्क में बनने वाली रेखाएं। हम अभी चेहरे का ही अध्ययन करते हैं, ये अंग निमित्त है। हम क्या पढ़ रहे हैं? अंग और व्यंजन निमित्त। व्यंजन निमित्त में अब आपकी मस्तिष्क पे कितनी रेखाएं बन रही हैं? एक बन रही, दो बन रही, तीन। ध्यान रखना, मस्तिष्क में बनने वाली रेखाएं बहुत सूक्ष्म होती हैं। आपको जब आप कम उम्र के रहते हैं या युवा अवस्था तक आपको दिखती ही नहीं है, बहुत पतली। इनका सिर्फ और सिर्फ माइक्रोस्कोप या फिर लेंस के माध्यम से ही देखी जा सकती हैं। रेखाएं कभी भी स्पष्ट बनती नहीं है माथे पे। जब आप जैसे ज्यादा उम्र के हो जाते हैं, जैसे एमके जैन साहब, जब आप बात करोगे तो आपके अलग दिख रही हैं रेखाएं, यहाँ से भी दिख जा रही ये रेखाएं दिख रही, सूर्य रेखा दिख रही, चंद्र रेखा, मंगल रेखा दिख रही।
तो इस तरह से यदि किसी के माथे पे एक रेखा बनेगी तो उसकी आयु कम होती है 18 से 20 साल, सिर्फ एक ही बने। ये लेंस के माध्यम से देखी जा सकती है आराम से। यदि 2 रेखाएं बन रही हो तो उसकी उम्र 40 वर्ष तक हो सकती है, और 3 बन रही है तो 60 तक हो सकती है, 4 बन रही है तो 80 हो सकती है, और 5 बन रही है तो 100 तक की उम्र तक व्यक्ति जी सकता है। माथे पे जितनी ज्यादा रेखाएं बनती है, यदि 5 बन रही है तो, या 5 से ज्यादा बन रही है, 5 बन रही है तो 100 ईयर तक वह जिएगा। तो उसके माथे की रेखाएं बता दी जाती हैं। इसलिए आप जब किसी को अपना दामाद बनाओ तो कम से कम मस्तिष्क की रेखाएं तो पढ़ लोगे। और 0 एक भी रेखा नहीं बन रही, माइक्रोस्कोप से देख लिया, अपने लेंस से देख लिया, तो उसकी आयु 18 से भी कम उम्र की होगी। ये हकीकत का किस्सा है। एक कोई चेहरे को देख के बताते थे, मुझे अच्छे से याद है कि किसी व्यक्ति ने जब मैं बहुत छोटा था मेरे घर में कहा कि आपके ये बहन 18 वर्ष से ज्यादा नहीं जिएगी। हम सबको आश्चर्य हुआ, लेकिन ठीक 18 साल के मात्र 2 दिन पहले ही उसकी डेथ हो गई थी। तो निश्चित रूप से उस माथे को देख करके बोला था, लेकिन उस समय हम सभी को ये ज्ञान नहीं था, लेकिन चेहरे को देख करके 100% बताया जा सकता है। अब हम चलते हैं कि आपका ललाट कैसा हो। यदि आपका जिस पुरुष का माथा, ध्यान देना, अब यहाँ पर माथा बहुत ऊंचा हो, बड़ा हो, ऊंचा हो, पूरा खुला हुआ हो, और रोम भी ना हो, एक भी रोम माथे पर ना हो, तो वह निश्चित रूप से भाग्यवान होता है, सुंदर होता है, मिलनसार होता है, स्थिर मन वाला होता है, और दीर्घ आयु वाला होता है। और इसके अलावा यह वह व्यक्ति बहुत भाग्यशाली के साथ साथ उसका किसी न किसी कार्य में उसकी बहुत प्रसिद्धि प्राप्त होती है। तो उस ललाट, जितने उन्नत ललाट होते हैं, यह माथा, फोरहेड जितना भी बड़ा होगा उतना ही व्यक्ति उतना भाग्यशाली होगा। जिसका बहुत छोटा होगा ललाट, जिसका माथा बहुत छोटा होगा, वह निश्चित रूप से वह सकरा और कालापन युक्त लिए हुए, और यदि उसके माथे पर रोम है, बहुत छोटे छोटे रोम है, तो निश्चित रूप से उसका जीवन कष्ट और संघर्षों में व्यतीत होता है। सकरा माथा। मध्यम माथा, एक होता है बहुत बड़ा, एक होता बहुत छोटा, एक होता मध्यम। वह व्यक्ति लगनशील, कर्तव्यनिष्ठ और अब हमेशा ही वफादार रहता है, जिनका मध्यम। लेकिन जिनका बहुत कम होता है, ये छोटी सोच के होते हैं, ये छोटी छोटी बातों में झूठ बोलना इनका स्वभाव होता है। तो इस तरह से हम ललाट को देख करके समझ सकते हैं कि वह व्यक्ति कैसा होगा। इस तरह से हम अब चलते हैं आगे और जानते हैं कि किस तरह से व्यक्ति की आंखें भी पूरा दर्पण होती हैं। आंख आपका बता देता है कि आप किस टाइप के व्यक्ति हो। आंखों में यदि किसी व्यक्ति की अच्छे से आंखें देख लो ना, तो उन आंखों से उस व्यक्ति की पूरी कुंडली पता चल जाती है। आंखें सिर्फ अकेले व्यक्ति के व्यक्तित्व को ही नहीं बताती, उसके चरित्र को ही नहीं बताती, बल्कि उसकी पूरी तरह से भावनाओं को इंगित कर देती है। वह व्यक्ति हमारे प्रति या उस हमारी बोली हुई बात के प्रति कितना सजग है, कितना सिंसियर है, उसकी आंखों में सब कुछ उनकी आंखों से पता चल जाता है। यदि किसी बच्चे की या बच्ची की, यहाँ पर 2 प्रकार की बातें आएंगी। अब हम बात करेंगे हम यहाँ पर मेल की और फीमेल की, दोनों की। लेकिन हो सकता हम आंखें एक की बताएं, क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा। आप अंग निमित्त को ही 8 दिन मैं भी नहीं पूरा कर पाओगे। अंग और व्यंजन निमित्त ही बहुत बड़ा है। व्यंजन निमित्त फिर हमारे लिए 8 निमित्त पढ़ना है। तो हम इसको थोड़ा सा जल्दी शॉर्ट में, या जल्दी का मतलब आपको पीपीटी तो पूरी मिल ही रही है, कुछ आपको दिक्कत है नहीं, ये सब का सब आपको प्राप्त हो जाएगा। और आज की पीपीटी में आज विशेष रूप से करना चाह रहा हूँ कि इस पीपीटी में सामान्य जानकारी दी गई है। मैं YouTube चैनल पे अपलोड कर दूंगा, उस पर आप जीवन भर देख सकेंगे आज की पीपीटी।
कोई दिक्कत, कोई टेंशन की बात नहीं है। तो आप आंखें आपकी दर्पण की तरह होती हैं, आपका पूरा का पूरा भविष्य, पूरी पूरी मनोभावनाएं बता देती हैं। जब यदि किसी की भी आंखें गहरी हो, आंखें गहरी हो, आंखों की पुतलियां काली हो, तो निश्चित रूप से बता देती है कि वह व्यक्ति, वह बच्चा है या बच्ची, मेल है या फीमेल। यदि कोई लड़की है तो निश्चित रूप से वह बहुत अट्रैक्टिव पर्सनालिटी होगी। उसकी मतलब जो विशेष रूप से वह चरित्रवान, गुणवान, बुद्धिमान सब कुछ होगी। तो इसके लिए ये आंखों वाले बच्चे या बच्ची हैं। अब व्यक्ति होगा तो कैसा होगा? वह व्यक्ति भाग्यशाली होगा जिसके लिए नेत्र की बनावट, जिसकी बहुत ज्यादा गहरी आंखें होंगी, वो चरित्रवान, मिलनसार, दृढ़ इच्छा शक्ति वाला होगा, दृढ़ इच्छा शक्ति होगी। और इसके अलावा जिनके नेत्र कैसे होंगे, दूसरा निकालिए, जिनके नेत्र ब्लू आईज होंगी, जिन लड़कियों की आप आंखें कई प्रकार की होती हैं, आप देखना ब्लू कलर की, लाइट ब्लू कलर, तो उनकी वाणी में जब ये बोलते हैं ब्लू कलर के, कोई भी देख लेना, शायद 2 हीरोइन है, नाम बताओ, आप लिख के भेजो, मैं फिर बताऊंगा। ब्लू कलर, उनकी वाणी देखो, वाणी में बहुत मिठास होती है, मीठी वाणी, मतलब अट्रैक्शन होता है, चुम्बी की गुण होता है। जब एक शब्द बोले तो अपने आप खिंचाव चला आता है ब्लू आई वालों के। और जो बार बार, और खास बात तो ये होती है, हाँ जी, ऐश्वर्या राय नाम आ गया, अच्छा, ये नाम बहुत जल्दी आप इन एग्जाम में तो जल्दी आप पास हो सकते हैं। चलिए, ऐश्वर्या राय की भी लाइट ब्लू कलर की आंखें हैं। निश्चित रूप से ये लोग, इनका संपूर्ण व्यक्तित्व आदरणीय होता है। ये हजारों लोगों का मार्गदर्शन करते हैं, ये हजारों लाखों लोगों का मार्गदर्शन तो करोड़ों का कर रहे तो ठीक है, जिनका आपने नाम लिया, करोड़ों लोगों को, मतलब उनके आंखों के लिए, उनके लिए वो कर रहे, तो मतलब करोड़ों लोगों के लिए कर रहे, नहीं भारत नहीं, पूरे विश्व को। तो ये जरूर है कि ये लोग जो है ना, कई बार किसी के चंगुल में भी फंस जाते हैं। ब्लू आंखें, ये सीधे सरल होते, कुटिल, बहुत बदमाश नहीं होते हैं। तो इनके ये स्वभाव के कारण कोई भी इनको अपने चंगुल में फंसा लेता है। अब भूरी आंखें, भूरापन लिए हुए आंखें, ये आंखों से सावधान रहिए। ग्रे आई, बड़ी क्रूर, सेल्फिश टाइप के लोग होते हैं, इतने स्वार्थी होते हैं लोग कि पूछो मत। चाहे वो स्त्री हो या पुरुष, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष, भूरापन, अत्यंत निर्दयी और कठोर होते हैं लोग, और स्वार्थी होते हैं, और इनके ऊपर कभी भी विश्वास किया नहीं जा सकता है। इन पे विश्वास कभी भी नहीं करना चाहिए इन लोगों के ऊपर। तो आप ध्यान देंगे कि ये आंखें आपको नहीं होना चाहिए। अब हम चलते हैं कंजी आंखें, अंजा कंजा, कंजी आंखें, कजरारी आंखें, ये चीटर होते हैं। इनके साथ एक विशेषता होती है, यदि किसी पे मरते हैं तो पूरी तरह मरते हैं, और किसी से नफरत करते हैं तो पूरी तरह नफरत करते हैं। लेकिन इन पर अति विश्वास नहीं किया जा सकता। ये बातें सब हाँ कह देंगे, हाँ साहब मैं आपका ये काम निपटा दूंगा, नेताओं टाइप के, लेकिन करते किसी का काम नहीं है। जिनका करना उसके ही करेंगे। जो इनका अपना होता वो इनका अपना होता है, जिनका अपना नहीं होता ना, तो सपना भी नहीं होता है। बस इनके साथ बड़े मिलनसार होंगे, प्रेमी व्यक्तित्व के होंगे। ऐसा नहीं है कि प्रेमी नहीं होते, बड़े प्रेमी होते हैं, लेकिन इनका प्रेम इन्हें पता होता है इनके अंदर कि किसको प्रेम कर रहे हैं, ये सामने वाला समझ ही नहीं पाता है। जब मिलेगा तो ऐसे लगेगा कि हमारा सच्चा फ्रेंड भी बेकार है, जितना ये आपको पूछना ले जाएगा, होटल में खिलाएगा, खुशामद करेगा, सब कुछ करेगा, और बस जैसे ही आपकी पीठ फेरे कि पता नहीं उसके लिए क्या विचार रखेगा। तो कजरारी आंखों से भी आप व्यक्ति को पहचान सकते हैं कि वह व्यक्ति कैसा है। अब हम और आगे चलते हैं। दृष्टि, यानी कि आपकी देखने की दृष्टि कैसी है, इससे भी पहचान जाते हैं कि आपकी गिद्ध दृष्टि है, कैसी दृष्टि है। जैसे गिद्ध देखता है ना, एक पलके भी नहीं झकवाता है,
गिद्ध दृष्टि। आपकी दृष्टि कैसी है? गिद्ध दृष्टि। यदि जो लोग गिद्ध दृष्टि के होते हैं वो धीर वीर गंभीर और सहनशील होते हैं, जिनकी पलकें बार बार नहीं झपकती। आपने एक बात ध्यान रखना जैन साहब कि जो बार बार पलकों को झपकाते हैं ये ठीक लोग नहीं होते। जिनकी पलकें बार बार ये सत्य बात नहीं बोल सकते, मायाचारिता इनके अंदर बहुत होती है। अब ये कर्तव्यनिष्ठ होते हैं, विश्वसनीय होते हैं। यदि गिद्ध दृष्टि जो कभी एक टक किसी को देखते हैं वो गिद्ध दृष्टि, जैसे गिद्ध देखता ना सीधा एक टक बिल्कुल, तो वो गिद्ध दृष्टि कहलाती है। कर्मयोगी होते हैं, चरित्रवान होते हैं, स्पष्टवादी होते हैं। लेकिन काक दृष्टि, कौवे की दृष्टि जानते हैं आप? कौवा हमेशा इतना सतर्क रहता है कि देखता है आपको के सामने देख रहा, और आजू और बाजू पूरे 180 डिग्री के एंगल से देखता रहता है कौवा, और उसको पीछे से भी आप जरा सा करो तो 360 डिग्री के, इतना सतर्क। तो ऐसे लोग जो होते हैं ये जीवन में धोखा नहीं खाते हैं। काक दृष्टि जिनकी पलक हमेशा सामने भी देखें और साइड में भी देखें, इस साइड में भी देखें, वो कहलाती है काक दृष्टि। ये निश्चित रूप से ये लोग अच्छे होते हैं, विवेकवान होते हैं, लेकिन समय आने पर यह राज खोलने में विलंब नहीं करते, बिल्कुल सीधे सीधे बता देते हैं। इसलिए इनसे भी काक दृष्टि वाले अच्छे। हंस दृष्टि जिस तरह से हंस को देखा आपने ना, दूध और पानी रख दो लेकिन वो दूध पी जाएगा, पानी छोड़ देगा। ठीक ऐसे ही हंस दृष्टि वाले होते हैं कि जिनकी हंस दृष्टि होती है वो मतलबी होते हैं। इन्हें क्या लेना और क्या छोड़ना इन्हें बहुत अच्छे से आता है। कबूतर की दृष्टि, कपोत दृष्टि, ये कैसे होते हैं? ये लोग हमेशा ही ये सुंदर तो बहुत होते हैं, आकर्षक होते हैं, और इनका मनोभाव में कोई भी परिवर्तन नहीं करता। इनके भाव जो है ना, जो है वो ही रहेंगे। इनको कोई कबूतर की दृष्टि वाले। अब हम चलते हैं आगे और समझते हैं कि नोज, आंखों को, नाक को देख करके आपके पूरी तरह से बताया जाना कि नाक आपकी कैसी है, लंबी है, चपटी है, किस तरह की नाक है। यदि किसी की चपटी नाक होती है, चपटी नाक और बहुत ज्यादा छोटी नाक हो और चपटी नाक हो और नथुनों का जो स्पेस हो बड़ा हो, तो वो व्यक्ति कैसे होंगे? वो बकवास करने वाले होते हैं। और स्त्री है तो झगड़ालू होती है, हमेशा झगड़ा करेंगी और हमेशा ही मतलब हर चीज में धोखा और दुर्भाग्य को न्योता देने वाली होती है। ये हमें जिद्दी स्वभाव की होती है और समस्त प्रकार की विकृति इनके अंदर होती है। यदि नथुनों के जो नीचे का हिस्सा है बड़ा हो, नाक चपटी हो, नाक छोटी हो। अब यदि पुरुष है तो वह बकवास ज्यादा करने वाला होगा, स्वार्थी होगा, अप्रामाणिक बातें करेगा और चंचल तो बहुत होते हैं, बुद्धि, और हमेशा ही ये उतने बुद्धिमान होते नहीं है जितने बुद्धिमान होने का नाटक करते हैं, ड्रामा करते हैं और दावा करते हैं। छोटे होकर के बड़े बुद्धिमान बनने की कोशिश करना और अपना जब तक इनका ये काम ना हो जाए तब तक अड़े रहते हैं, स्वार्थी होते हैं पूरी तरह से। अब लंबी नाक, पतली नाक, जिनकी लंबी नाक होती है, सुडोल नाक होती है, पतली नाक होती है, वह गोलाकार आकार के ये कलाकार होते हैं। ये कोई आर्टिस्ट होते हैं या फिर कोई कलाकार भी हो सकते हैं, हीरो भी हो सकते हैं। और ये लोग बड़े गंभीर होते हैं, महत्वाकांक्षी जरूर होते हैं ये लोग, लेकिन गंभीर होते हैं। अब जिसके चेहरे की सामान्य नाक हो, उनके शरीर ना लंबी हो ना चौड़ी हो, सामान्य मतलब चेहरे के अनुपात में हो, तो ये कैसे होते हैं? ये व्यक्ति यथार्थवादी होते हैं जो अंदर और बाहर एक से होते हैं। ना तो इनके जीवन में दिखावा नहीं होता है, ये अंदर और बाहर, मन से और बाहर से सब एक होते हैं। तो इस तरह से नाक से आपने पहचान लिया, जान लिया नाक की स्थिति से। अब हम और आगे चलते हैं। अब दाहिना कान। जिस पुरुष का दाहिना कान बाएं से बड़ा हो, कभी कभी आपको नहीं मालूम, आपको मालूम है दोनों पैर अलग अलग होते हैं,
लेफ्ट पैर में जूता और राइट पैर में जूता, दोनों में अलग अलग लगता है, थोड़ा सा अंतर होता है। ऐसे ही आप कान देखना, यदि जिस पुरुष का दाहिना कान, राइट कान बाएं की अपेक्षा बड़ा हो, राइट मतलब बड़ा हो, ये मेरा, तो वे धीर वीर गंभीर होते हैं, प्रत्येक कार्य को सोच समझ के करते हैं, प्रत्येक कार्य को बहुत बिना सोचे समझे कोई कार्य ही नहीं करते। ये धीर वीर गंभीर होते हैं, ये ध्यान रखना, और सोच समझ के निर्णय लेने वाले होते हैं। जिनका राइट कान बड़ा हो, ये मैं बात कर रहा हूं पुरुष की, महिलाओं में उल्टा होता है। वो महिलाएं अच्छी होती हैं जिनका लेफ्ट कान बड़ा हो। समझ रहे ना बात को? आप इसको ऐसे याद करिए कि पुरुष के राइट साइड में तिल और लहसुन और भौरी शुभ होती है, ठीक इसी तरह से अंग प्रत्यंगों को पुरुष के राइट साइड में बड़ा कान होना शुभ होता है। लेकिन महिलाओं के यदि बड़ा कान राइट में होगा तो अशुभ होगा। उनके लेफ्ट ईयर यदि महिलाओं का बड़ा हो तो शुभ संकेत देता है। तो इस तरह से हम जान सकते हैं कि बड़ा। अब इसके विपरीत यदि लेफ्ट बायां कान बड़ा हो दाहिने कान से, तो वो कैसे होंगे? बड़े उतावले स्वभाव के होंगे, जल्दबाजी उनके बहुत ज्यादा अंदर होगी। सब लोग अपने आज कान की तो साइज नापेंगे ही आज पक्का। आंखों का कलर तो दिख ही जाएगा दर्पण में सामने खड़े होकर के, लेकिन कान की साइज अपनी सब नपा लेना। एक एक आप चिंता मत करो, मैं एक एक छोटी छोटी चीज बताऊंगा, बाल बताऊंगा, रोम बताऊंगा, एक एक चीज, कंधे और सब। तो यदि जिनका लेफ्ट कान बड़ा हुआ हो तो वो निश्चित रूप से जल्दबाज होते हैं, उतावले होते हैं, और यह सुनी सुनाई बातों पर भरोसा करने वाले होते हैं। मतलब कान के कच्चे होते हैं। कान कुल मिलाकर के कान के कच्चे लोग होते हैं, बस सीधे बात। किसी ने कुछ कान भर दिया बस उसी के। ये बात 1 करोड़ 1% सत्य है। 1 करोड़ 1%। मैंने इतने अनुभव केस स्टडी की और पाया कि जिनका लेफ्ट कान छोटा हो वो बहुत कान के कच्चे, इसलिए उन्हें दामाद मत बनाना। वो क्या है, कहीं किसी ने कह दिया तो बस उन्हें कुछ, और ना पार्टनर बनाना, पार्टनर भी नहीं बनाना, इनको बनाया नहीं जाता। अब चेहरे की तुलना में दोनों कान बड़े हो, बहुत बड़े बड़े कान, इसे कहते हैं ना हाथी कान, बड़े बड़े सूपा कान, कई प्रकार के कानों का बहुत वर्णन है, लेकिन मैं कम ही दे रहा हूं क्योंकि आप एक निमित्त नहीं, आपको 8 निमित्त पढ़ना है। उसमें सामुद्रिक शास्त्र भी पढ़ना है, सारी चीजें, व्यापार भी पढ़ना है, व्यापार की तेजी मद्दी भी पूरी तरह से पढ़ना है, एक एक व्यापार की। तो समय बहुत कम है, तो उसमें मैंने कानों को सिर्फ 3-4 प्रकार के ही कान बताए आपके, कि कान यदि सूपाकार हो या बड़े बड़े कान हैं, ये बहुत भाग्यशाली होते हैं। MK जैन साहब, कभी आजाद जी बीड़ी वालों के कान देखना आप, इतने बड़े बड़े कान हैं, देखे आपने, ध्यान दिया? और भी मैं बता देता हूँ, मेरे पास पूरी लिस्ट है, आप किस किस को जानते हैं मेरे पास, कि उनकी साइज, उनके नाप हुए, मैंने बिल्कुल रजिस्टर भरे पड़े हुए हैं मेरे कान की साइज। तो जो ऐसे लोग होते हैं बहुत गंभीर होते हैं, बहुत पैसे वाले होते हैं, पैसा तो इनका कभी पीछा छोड़ता ही नहीं है। यदि जिनके दोनों कान बहुत बड़े बड़े होते हैं, वह उनकी मतलब कई पीढ़ियां तक आती है, इनका दबदबा होता है, समाज में प्रतिष्ठा, इज्जत, शान, शौकत, सब कुछ इनके होते हैं बड़े कान वालों के। अब संतुलित कान, यदि बिल्कुल अनुपातिक या दोनों कान छोटे हों, छोटे कानों के लिए आप चलते हैं। यदि कान छोटे हैं तो ये थोड़े से श्रम में लाभ रखने की इच्छा रखने वाले होते हैं, मेहनत में, ये मतलब ही होते हैं, झक्की होते हैं, और ये क्या है, थोड़े से स्वाभिमानी होते हैं और चुगली करने वाले होते हैं, बात को बहुत बड़ी बात बताने वाले होते हैं। मतलब सबसे छोटे छोटे कान वालों को, ये मैंने ढेर इतने लोगों को देखा है, ये इतने मतलबी होते हैं कि अपने मतलब परस्त रहते हैं। इनको मत आप कभी अपने यहाँ एम्प्लॉय बना के रखना, ठीक है ना? अब चेहरे में अनुपातिक कान हो गए। अब अनुपातिक कान, ये कर्म प्रधान कान होते हैं, अपने कर्म पे विश्वास रखने वाले कान होते हैं। मोस्टली लोगों के
मोस्टली लोगों के इसी चेहरे के अनुपात के अनुसार उनके कानों का होना। ये कान किस प्रकार के कान होते हैं? ऐसे कर्म प्रधान व्यक्तित्व होते हैं जो लोग, उनके होते हैं। भाग्य पक्ष पे भरोसा तो होता है, किंतु भाग्य के भरोसे बैठे हुए लोग नहीं होते। ये हमेशा कर्म पे विश्वास रखने वाले लोग होते हैं, मेहनत पे विश्वास रखने वाले होते हैं। भाग्य को ये मानते हैं कि मैं मेहनत करूं फिर भाग्य मेरे साथ देगा। लेकिन बिना कर्म के हम बैठे बैठे कहें कि भाग्य हमें पैसा तो दे सकता है, थाली तो व्यंजन की परोस सकता है, लेकिन उठा के तो खाना मुझे अपने हाथों से ही पड़ेगा। इसलिए वो कर्म पे भी बहुत ज्यादा विश्वास रखते हैं। ये ध्यान रखना। विपरीत कान होते हैं लड़कियों के। मैंने बताया कि लेफ्ट और राइट का अंतर बताया। इसी तरह से जिनके कान बड़े होते हैं ना, ये महिलाएं अच्छी नहीं होती, पुरुष होते हैं अच्छे। बड़े कान वाली महिलाएं अच्छी नहीं होती, वरना तुम इस चक्कर में वो करो। और जिस स्त्री कान चेहरे की तुलना में छोटे होते हैं वो बहुत मतलब उल्टा है इसका। चेहरे की तुलना में यदि महिलाओं के छोटे कान अच्छे माने जाते हैं, इनमें छल कपट बिल्कुल भी नहीं होता है। और इनके जब बड़े कान होते हैं महिलाओं के, तो ये झगड़ालू होती है, चुगलखोर नहीं होती है, और अपने परिवार की प्रतिष्ठा को दांव पे लगा देने वाली होती है। किसी की भी इज्जत का जरा सा भी ध्यान नहीं होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये स्पीड चलेगी ना आपकी? कोई दिक्कत तो नहीं हो रही साहब? एक बार मैं आप लोगों से बात कर लूं। अच्छा निष्ठा जी, जय जिनेन, अरे वाह आप आ गए, आप भी हैं। समझ आ रहा कि नहीं आ रहा? पक्का? स्पीड कुछ कम करूं क्या? श्रेयांश जी, स्पीड ज्यादा तो नहीं है? एकदम बढ़िया है। पीपीटी तो आपको मिल रही है। हाँ जी, हाँ। रावत जी, डिम्पल जी, सभी लोगों को समझ में आ रहा? संपदा जी, आपको समझ में आ रहा? आपने अपने कान देख लिए? बाद में नाप लेना, अभी मत नापना। हाँ ठीक है, मुझे तो सबके कान ठीक दिख रहा है, मैं तो कान ही देख रहा हूँ आपके। अच्छा संजय जी, अच्छा रेखा जी है। अभी सभी आप लोग वही पुराने लोग हो। अच्छा नवीन जी, जय जिनेन, सैल्यूट करता हूँ आपको। एक एग्जाम्पल मैंने आपके कहीं रिश्ते का दिया है, याद आया? हाँ, अरे वाह। हाँ उनके रिश्ते का, ठीक है, उनके रिश्ते का होगा या तुम्हारे रिश्ते, ऐसी क्यों चिंता करते हो? ठीक है, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं, इसी स्पीड से चलते चले, जिससे आप पहचान जाओगे लोगों के व्यक्ति के व्यक्तित्व को। जिनका चेहरा जो होता है, मुखमंडल, गाल कैसे होना चाहिए? किसी स्त्री या पुरुष के गालों की प्राकृतिक बनावट के अनुसार उसके आंतरिक लक्षणों को, उसके अंदर की भावना को, उसके व्यक्तित्व को, उसके चरित्र को, उसके कृतित्व को, उसके कार्य करने के तरीके के, उसकी भावनाओं को उसके चेहरे पर आ ही जाता है। कोई कितना भी सब कुछ छिपाए, छिप नहीं सकता है। इसलिए जिस जातक के गाल मसल हो, मतलब फूले हुए गाल हो, और उन गालों में चिकनापन लिए हुए गाल हो, भरे फूले और चिकनापन लिए हुए गाल हो, ऐसे गाल वाला व्यक्ति मनमोजी किस्म का होता है। यह भाग्यवान होते हैं, ये लोग बहुत भाग्यवान होते हैं, और पिछले जन्म जात ही भाग्यवान होते हैं। ऐसे भाग्यवान नहीं होते जन्म से ही, यानी कि भाग्य रेखा इनके मणिबंध से लेकर के और शनि पर्वत तक सीधे आती है, सीधे। ऐसे भाग्यशाली होते, जन्म जात भाग्यवान होते हैं, मनमोजी होते हैं, और किसी भी परिस्थिति में, किसी भी उसमें घबराने वाले जल्दी नहीं। इन्हें कोई बहुत ज्यादा खुशी मिल जाए तो आसमान में छलांगे नहीं लगाते, कोई बहुत दुख हो जाए तो रोने नहीं बैठ जाते। ऐसे लोग होते हैं जिनके गाल फूले फूले होते हैं। अच्छा, नवीन जी ने इसलिए तुरंत बता दिया था। अब हम चलते हैं, जिसके गाल मसल ना होकर के लालिमा युक्त हो। लालिमा युक्त गाल इसी में बता देता हूँ, दूसरा नहीं बता। हाँ, इसमें फिगर नहीं लगाया है। यदि जिनके इतने ज्यादा भरे ना हो, लालिमा युक्त हो,
तो निश्चित रूप से अपने श्रम से भाग्य का निर्माण करते हैं, अपनी मेहनत को ही अपना भाग्य समझते हैं। सुख ऐश्वर्य भोगने में तो सफल रहते हैं, इनको सुख शांति समृद्धि सब मिलती है यदि लालिमा युक्त हो, और जिस पुरुष के गाल या महिला के चिपके हुए गाल हो। लालिमा युक्त गाल पुरुषार्थवादी होते हैं। अब नेक्स्ट कि जिसके गाल पिचके मांस रहित गाल हो, जिस पुरुष के गाल चिपके पिचके मांस रहित लालिमा रहित हो, वह दुर्भाग्यशाली होता है, आलसी होता है और वह भाग्यवादी होता, भाग्य के भरोसे बैठे। ये जितने सट्टा खेलते रहते ये हमेशा ये पिचके गालों वाले यही करते रहते हैं कि सट्टा खेलते रहते हैं, भाग्यवादी होते हैं। रोजी रोटी के लिए श्रम करना उनकी मजबूरी होती है, लेकिन उनका ज्ञान बुद्धि विवेक का उपयोग सिर्फ स्वार्थ के लिए करते हैं, इसके अलावा नहीं करते। यद्यपि ये लालची नहीं होते, किंतु इनको हमेशा ये रहता है कि मुझे तो बस अपने गुजर बसर के लिए मिल जाए, बस ठीक है। अब महिलाओं के भी इसी तरह से, जिनके इस तरह से गाल होते महिलाएं, तो आपने देख ली, पुरुष के भी ऐसे ही लक्षण है, इसमें अलग किसी के भी नहीं है। अब मैं नेक्स्ट आगे बढ़ता हूं। दांतों की संख्या के आधार पर उनकी आयु को बताया जा सकता है। पहली बार आपको समझ में आएगा, किसी के 28 होते, किसी के 30 होते, किसी के 32 होते और 32 से अधिक भी हो जाते हैं। यदि 28 से कम दांत वाले कम आयु भोगने वाले होते हैं, 28 से बहुत कम हो, 28 से भी कम होते कभी किसी किसी के, लेकिन 28 से 30 के दांत वाले मध्य आयु वाले होते हैं, मतलब वो 45-50 की आयु तक ले लेते हैं। 31 से 50 या 55 तक, 31 से 32 दांत पूर्ण आयु का भोग करते हैं। 32 से अधिक दांत वाले और तो वो 100 साल की आयु भोगते हैं। 32 से अधिक दांत वाले जो 105 107, तो इनके दांत को गिन करके आप आयु को का पता लगा सकते हैं। एज अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ टीथ, आप अपने अपने गिन लेना आज कितने दांत है। लेकिन आप ये तो मान ही लोगे एम.के. जैन साहब की 60 से ऊपर हो गए हो तो आप 100 में ही आओगे, ठीक है। तो अपन को भी पॉजिटिव, कोई अपना कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। तो इस तरह से हम निश्चित रूप से दांतों की संख्या को जान करके अपनी उम्र की को जान सकते हैं। अब हम कैसे दांत हो उससे जाने उस व्यक्ति का व्यक्तित्व और कृतित्व। यदि सुंदर मोतियों के समान दांत, तो वह भाग्यवान एवं बलवान होता है। जिसके दांत जो है ना मोतियों के समान हो तो वह भाग्यवान और बलवान टाइप के होते हैं। और जिनका दांत ऊबड़ खाबड़ हो, देखे होंगे ना आप, कोई भी लड़का हो लड़की हो, बड़ा भाग्यवान बलवान होगा। और इतना ही नहीं, वह बहुत ही ज्यादा जिन वस्तुओं को पसंद करेगा या जिनके लिए सुख सुविधाएं अपने आप आगे आगे चलती रहती है, सुख सुविधाएं, जिनके दांत मोतियों के समान हो, कतार पंक्तिबद्ध हो, पंक्तिबद्ध जैसे माला सी गूंथ दी हो। दिख रहे हैं ना आपको दांत? सब लोग बड़े ध्यान से देख रहे हैं दांतों को। तो इस तरह से अब जिनके ऊबड़ खाबड़ दांत हो, ये देखो आपको ऊबड़ खाबड़ संघर्षमय जीवन बिताता है। जहां तक का जीवन संघर्ष पूर्ण बना रहता है और अन्य प्रकार अनुकूलताएं के संघर्षों को कम अवश्य कर देती हैं, वो हमेशा ही अपने संघर्ष एक के बाद एक में जुटे रहते हैं। अब जिनके दांतों के अंदर अंतर्मुखी हो, यानी दांत अंदर की तरफ हो, देखो ये कभी कभी ये दांत होते ना अंदर की तरफ, जबड़े से भी अंदर हो, ये बहुत दुर्भाग्य का सूचक है। कई लोग कहते हैं ना कि मैंने दांतों को ऐसा करवा लिया वैसा करवा लिया। आजकल तो क्या है, आप प्राकृतिक तरीके से अपन करवा लेते हैं दांतों को, अंदर से ठेल बाहर से ठेल, तार बांध करके। हाँ, जो भी अपन तो शुद्ध हिंदी में बताए ना कि तार बांध के जानवरों जैसे कस के और उनको ठीक करते रहते हैं, लेकिन वास्तविकता वही है। उनके बदलने से भाग्य नहीं बदल जाए। आपने ब्रशेस लगवा करके
और उनके शेप को चेंज कर दिया तो आपके भाग्य नहीं बदले। इन ऐसे लोगों को कितने अच्छे कार्य करें लेकिन हमेशा बुराई ही मिलती है, जो अंदर की तरफ धसे होते हैं। और जिनके बाहर की तरफ निकले हुए हों वो कैसे होते हैं? अब देखिए, ये अंदर की तरफ थे, अब ये बाहर की तरफ। ये बाहर की तरफ मैंने देखे हैं, और जिनके मसूड़े बात करने में पूरे मसूड़े दिखते हो, ये हमेशा यदि लेडीज है तो अपने पति से दुखी परेशान रहेगी, हमेशा परेशान रहती है। इनके पति निकम्मे होते हैं, कुछ करते नहीं है, और महिलाएं ही काम करती हैं, जिनके दांत पूरी तरह से बाहर निकलते, मसूड़े भी दिखते हैं, और ये विधवा भी होती हैं, सौभाग्यशाली नहीं होती हैं। यदि पुरुष है तो ये लोग जो है वो बहुत अच्छे नहीं होते हैं और इनका सामान्य भाग्य होता है। अब जिनके 2 या 4 दांत मुख से बाहर निकल रहे हैं, बात करते ना, या मुंह को जरा सा 2-3 दांत बाहर निकलते हो, तो ये हमेशा आप देखोगे कि किसी ना किसी के गुलाम दास बने रहते, किसी ना किसी की नौकरी करते रहेंगे। यदि दांत इनके बाहर निकले, चाहे वो किसी करोड़पति के यहाँ भले जन्म ले ले, तो भी पता चला, आपने देखा कई बच्चे, 2 बच्चे हैं आपके, एक बच्चा खूब मतलब इतना बहुत ऊपर तक जाएगा, तो दूसरा उसकी नौकरी जैसी ही करता रहेगा, उसको जितना कुछ भी दो। मैंने कई घरों में देखा, और देखे तो उनके दांत बाहर पाए गए, 2 या 3 दांत। और जिनके मुख के दांत के मध्य में जितना ज्यादा रिक्त स्थान हो उतना ठीक नहीं होता है। दांत देखो थोड़े बहुत होना सामान्य बात है, लेकिन इतना होना कि एक दांत के बाद दूसरे में काफी लंबा स्थान हो तो दुर्भाग्यशाली होते हैं। ये जीवन भर श्रम मेहनत करते रहते, दौड़ते भागते रहते हैं, और स्वयं अपने द्वारा अर्जित सुख साधनों को भोगने का अवसर भी इन्हें प्राप्त नहीं हो पाता। कमाना बस जानते हैं, ये सुख साधनों को भोग करना बिल्कुल भी नहीं जान पाते हैं। इसलिए हम यह भी देख लें, किसी का चयन करने के लिए अनार के दानों की तरह है। जैसे अनार के दाने सटे रहते ना, एक के ऊपर एक, अनार के दाने देखे ना, ओवरलैप रहते हैं, थोड़ा एक के ऊपर एक, अलग अलग नहीं रहते। यदि दांत यदि इस तरह के होते हैं तो ये दूसरों के द्वारा जुटाए हुए सुख साधनों को भोगने वाले होते हैं। इनके लिए कोई ना कोई व्यक्ति आकर के बहुत बड़ी संपदा दे जाएगा, कमा के रख जाएगा, कर जाएगा। अनार के दानों की तरह यह दांत जिनके होते हैं वह निश्चित रूप से दूसरों के द्वारा जुटाए हुए संसाधनों का भोग करने वाले, दूसरे की प्रॉपर्टी को अपने बनाने वाले होते हैं। अब हम एक और इस व्यंजन निमित्तों में पढ़ते हैं, ओठों पर। ओठ, हाँ जी, होठ कैसे होठ होना चाहिए? गुलाबी होठ। गुलाबी यदि होठ होते हैं तो वह भाग्यवान होते हैं निश्चित रूप से। और यदि किसी को आप जब भी देखने के लिए लड़की को जाते हैं तो आप होठ जरूर देखिएगा। होठ जो है सब कुछ बता देते हैं। यदि होठ पिंक गुलाबी हो तो भाग्यवान होगा, लड़की है तो भाग्यवान है, लड़का है तो भाग्यवान है, और सांसारिक सुख भोगने वाला होगा, और वह बहुत ज्यादा शांत प्रिय होगा, धैर्यवान होगा। लड़की है तो चरित्रवान होगी, लड़का है तो चरित्रवान तो होगा, लड़का है तो चरित्रवान तो होगा, लेकिन वह भौतिक सुख सुविधाओं को भोगने वाला होगा। अब यदि किसी के ओठ काले हों तो कैसे होंगे? देखो आपने, ये इनको कहते काले, ऐसा नहीं कि बिल्कुल पूरे काले हो जाए। ये ओठ जो कहलाते हैं काले ओठ, तो ये कपटी होते हैं, महत्वाकांक्षी होते हैं, छोटी छोटी इच्छाओं के पीछे अपने आप को कहीं भी खतरे में डाल लेते हैं। मतलब इसका मतलब ये हुआ, छोटी छोटी इच्छाओं के पीछे अपना जीवन पूरा खराब कर लेते हैं काले दांत, काले ओठ वाले। अब हम बात करते हैं जिनके ओठ मसल हो, भारी हो, वो अहंकारी होते हैं। मोटे ओठ सभी सुख साधन वाले होते हैं, और इनको निंदा करना मोटे ओठ, और ये दूसरों की निंदा करने वाले होते हैं। अब इसके अलावा पतले होंठ, ये पतले होंठ जो होते हैं, पतले होंठ
भाग्यवान होते हैं, मिलनसार होते हैं, कलाकार होते हैं। पतले जितने पतले हो बहुत बढ़िया लोग होते हैं, बातें ऐसी मीठी करेंगे, मिलन हर किसी से मिल जाएंगे, और कलाकार होते हैं। एक्टर भी किसी न किसी कला प्रिय होते हैं लोग। अब ऊपरी होंठ मोटा हो, यदि ऊपर का होंठ मोटा हो नीचे का पतला हो तो ये लगनशील हंसमुख होते हैं। यदि ऊपर का मोटा नीचे का पतला तो ये लगनशील हंसमुख होते हैं। लेकिन इसके उल्टा हो, इसके ठीक अपोजिट हो कि नीचे का मोटा और ऊपर का पतला हो, तो कैसा होगा व्यक्ति? नीचे का होंठ मोटा हो और ऊपर का पतला हो तो परिश्रमी, भाग्यवान, स्वार्थी, गंभीर होते हैं। परिश्रमी होते हैं, भाग्यवान भी होते हैं, स्वार्थी भी होते हैं, गंभीर भी होते हैं। इस तरह से आपने ऑटो को जाना। अब हम जानते हैं कि किसी भी व्यक्ति की जीभ जो होती है ना, कई लोग कहते हैं ना उनकी, भैया उनसे सावधान रहना जरा, लाल जीभ, सफेद जीभ, काली जीभ, इनके बारे में आप सबको मालूम है, मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है। लाल जीभ होती है जो भाग्यशाली लोगों की होती है, चाहे लड़की हो या लड़का हो। सफेद जीभ जिनकी भी होती है वो कोई ना कोई बीमारी, पेट की या बड़ी बीमारी हो सकती है जिनकी जीभ सफेद रहती है, और वह बीमार जीवन भर बने रहते हैं। इसलिए कभी भी आपको ये देखना ही चाहिए, लड़का लड़की को देखने के लिए जाओ कि उसकी जीभ कैसी है। अपेक्षाकृत व्हाइट होगी, व्हाइट कोटिंग जमी होना, व्हाइट नहीं, उसका कलर हल्का सा। यदि काली जीभ के बारे में तो मैं कुछ कहूं क्या, जो बोल दे वो हो जाता है। इसलिए इनसे हमेशा सावधान रहे। काली जीभ का जिनकी भी होती है तो उनसे आपको हमेशा सावधान रहना चाहिए, काली जीभ वालों से। तो काली जीभ से आप हमेशा सावधान रहेंगे। अब हम लंबी गर्दन की बात करते हैं कि जब यदि आपकी लंबी गर्दन हो तो जो व्यक्ति लंबी गर्दन वाले होते हैं तेजस्वी होते हैं, स्वाभिमानी होते हैं, चंचल, चतुर, बुद्धिमान होते हैं। बहुत सारे लोगों की लंबी गर्दन, लेकिन इनकी कुछ ज्यादा ही लंबी है। ये तो ऊंट जैसी लंबी दिख रही है, इसमें ऐसे ही दिख रहा ना, लेकिन नहीं, लंबी गर्दन जिनकी अपेक्षाकृत चेहरे के और शरीर के मतलब अनुपात में गर्दन अपेक्षाकृत लंबी हो तो वह व्यक्ति स्वाभिमानी और चंचल होता है, चतुर होता है और बुद्धिमान भी होता है। लेकिन जिनकी गर्दन मोटी हो, अब इनकी गर्दनें बहुत सारी प्रकार की होती है, उसमें मोटी गर्दन वाले आलसी, भाग्यवादी, दुर्व्यसनों का शिकारी होते हैं और मौज मस्ती करने वाले होते हैं। ये जितने भी मोटी गर्दन वाले होते हैं। अब यदि पतली गर्दन वाले जितने लोग होते हैं कि बड़े परिश्रमी होते हैं, बहुत मेहनत करते, समाज सेवा करते, दूसरों की सेवा करते, घर की सेवा करते, रिश्तेदारों की सेवा करते, पतली गर्दन वाले। लेकिन आप देखोगे कि पतली गर्दन वाला अपने मेहनत के बल पर ही अपना जीवन पूरा चलाता रहता, सिर्फ मेहनत और केवल मेहनत के बल पर। अब हम चलते हैं जिनकी गर्दन बहुत छोटी गर्दन, दिखने में सरल परंतु अंदर से झूठे, मक्कार और कपटी होते हैं। इनकी गर्दन ये बड़े ऐसे मिलेंगे कि बहुत गजब का इंसान है। इनकी गर्दन बिल्कुल दिखती नहीं कि गर्दन है भी कि नहीं, ऐसे लगता है कि कुछ गर्दन में है ही नहीं है। इनसे भी बहुत सतर्क रहना चाहिए। ये बड़े झूठे मक्कार लोग होते हैं और मिलने में ऐसा लगेगा कि इनसे अच्छा कोई इंसान है ही नहीं है। तो इस बात का ध्यान रखने की जरूरत होती है। और हम चलते हैं और बढ़ते हैं। गर्दन के बाद छोटे कंधे, छाती, छोटे कंधे जिनके होते हैं वह लोग अच्छे नहीं होते हैं। ध्यान रखना, ये छोटे कंधे वाले लोग ये भी हमेशा जरूरत पड़ने पर दगाबाज होते हैं, कभी भी दगा धोखा दे सकते हैं। इसके बाद छोटे कंधे, हाँ, दोनों कंधे जिनके उठे हों, चौड़े हों, दोनों कंधे उठे,
ये भाग्यशाली होते हैं और बहुत कर्तव्यनिष्ठ होते हैं, मेहनती होते हैं और इनके ये हमेशा ही प्रसन्न चित्त रहने वाले होते हैं। और कंधे छाती का आकार यदि संतुलित हो, ये मनमौजी प्रकृति के होते हैं, बराबर कंधे और छाती का आकार बिल्कुल सुडोल जिसे कहते हैं, यदि वो हो तो हमेशा नपी तुली बात करने वाले और इन पे विश्वास किया जा सकता है, अच्छे लोग होते हैं। पेट सीने के बराबर हो, यदि पेट जिनका सीने के बराबर होता है तो निश्चित रूप से वह लोग, पेट यदि सीने के बराबर हो तो यह कम आत्म संयमी होते हैं, भोजन के मामले में हमेशा सजग रहते हैं, ये भोग विलासी नहीं होते हैं, आत्म संयमी होते हैं। और इसके बाद खासतौर पर भोजन ये नपा तुला, ये अपने स्वास्थ्य को ध्यान में रख करके ही भोजन करते हैं। अब जिनका पुरुष का पेट सीने की तुलना में बाहर निकलता हो, वो कैसे, देखो जैसे इनका निकल रहा, पेट जो सीने से बाहर निकल आया, तो ऐसे लोग कैसे होते हैं, ये स्वादिष्ट भोजन के प्रति लालायित रहते हैं तथा ये लोग हमेशा ही, इन पे बहुत ज्यादा विश्वास नहीं किया जा सकता है, ये कभी कुछ बोलते कभी कुछ बोलते हैं, इन पर कभी इनकी बातों पर पूर्णतः विश्वास नहीं किया जा सकता है। इनका ये पेट में ही, जिसे कहते हैं इनके तो पेट में ही कुआं है, किस बात को कहाँ रख ले जाए और कब किस बात को कहाँ कह जाए, इनका कोई ठिकाना नहीं होता है। और जिस पुरुष का पेट से ज्यादा सीना उभरा हुआ, वो कैसे होते हैं, वो बेहद संवेदनशील, निकालिए, सीना पेट से बाहर हो, यानी जिनका सीना ज्यादा निकला हुआ हो तो वो बहुत ही संवेदनशील होते हैं और ये अपना जो भी काम करते हैं वो बड़े इंटरेस्ट से करते हैं। नेक्स्ट, जिसका पेट कमर के नीचे तक लटकता हो, पेट जो है ना इतना ज्यादा लटक जाए कि कमर से नीचे लटक जाए, तो ये बातूनी होते हैं और पक्के आलसी होते हैं और इनके लिए तो सिर्फ बातों में ही लोगों को चटकाते रहते हैं। इसी तरह से हम स्त्रियों का भी इसी तरह से जान जाते हैं और हम सबसे खास बात आपको बताने जा रहे हैं आज कि किसी के हाथ मिलाने से उस व्यक्ति को समझा जा सकता है कि वो व्यक्ति कैसा है। इसके बाद कुछ और है, हाथ मिलाने से, अच्छा समय हो रहा है, शंका समाधान हो, आज थोड़ा सा लेट चलेगा, चल जाएगा। कभी कोई व्यक्ति किसी से हाथ मिला रहा या हाथ खुले लेकर के चल रहा है या कैसे आ रहा है, उससे भी आप बता सकते वो व्यक्ति कैसा है। कैसे, जब किसी भी व्यक्ति के आते जाते स्वाभाविक रूप से हाथ हिलते हो, ऐसे हिलते हो जरा से, खुली हुआ व्यक्ति थोड़ा सा जैसे चल रहा ना तो भी उनका हाथ हिल रहा है, हल्का सा हाथ, भुजा जो है ना हाथ हिलता हुआ हो, तो वो खुली पुस्तक के समान ईमानदार लोग होते हैं, जिनके चलने में हाथ थोड़े थोड़े हिल रहे हो और जिनके आते जाते शक्तिहीन रूप से हाथ जो हिलते हो, ऐसे व्यक्ति लापरवाह होते हैं। मतलब ऐसे हाथ तो हिलते हैं लेकिन पूरे दिन के ताकत ही नहीं हो बिल्कुल, वो हमेशा ही व्यक्ति लापरवाह होते हैं। जिन व्यक्ति के खुले हुए हाथ आते जाते हो, मतलब खुले हाथ, मुट्ठी भी नहीं बांधते हो, जैसे हथेली भी खुली हुई हो, खुली हुई हथेली के साथ चलते हैं, आप भी चलते हैं लेकिन ऐसे नहीं बिल्कुल पूरी तरह से खुली हुई, वो खर्चीले बहुत होते हैं और अय्यास टाइप के लोग होते हैं। और जिनकी मुट्ठियां बंद रहती है, बंद मुट्ठी के साथ चलते हैं, वे व्यक्ति किसी भी निर्णय पर पहुंचने से पहले बहुत सोच विचार करके निर्णय लेते हैं, मुट्ठी बंद करके जो चलते हैं। और जो व्यक्ति शांति पूर्वक किसी से हाथ मिला रहा है ना, बहुत आराम से बड़े ऐसे हाथ मिलाते हैं, शांति पूर्वक हाथ हिलाते हैं, बहुत शांति पूर्वक। समझना है एम के जैन साहब, जितने शांति पूर्वक तरीके से वो हाथ मिला रहा उतना ज्यादा बदमाश आदमी है वो। हाँ, बहुत शांति, बड़ा मतलब उसका रहस्य आप नहीं जान पाओगे। और जो लोग पीछे की कमर पे हाथ रख करके चलते हैं ना, पीछे कई लोग चलते हैं तो पीछे की हाथ रखते हैं, अक्सर उनकी आदत
कभी ना कभी, पूरे टाइम नहीं, लेकिन पीठ की पीछे यूं हाथ करके चलते रखे रहते, अक्सर देखे होंगे। वो शक्की दिमाग के होते हैं, शक्की दिमाग, शक करते हैं, हर किसी के ऊपर शक करते हैं, पीछे जो कमर, और जो एक हाथ से दूसरे हाथों को अक्सर रगड़ते रहते हैं, ऐसे के कर्तव्य मूड होते हैं। ये ऐसे लोग अपने कर्तव्य हमेशा हतोत्साहित होते रहते हैं, और ये कितने भी अमीर रहे लेकिन दिल से गरीब होते हैं। आत्मबल, मनोबल, कोई बल इनके पास नहीं होता है। अब इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें हैं जो हाथी के सूंड जैसी हाथों को लटका के चलते हैं, हाथी की सूंड जैसी भुजाओं वाला व्यक्ति। हाथी की सूंड होती ना, जिन व्यक्तियों के हाथ बहुत लंबे लंबे घुटनों तक चले जाएं, वो कैसे होते हैं, इनकी साइज के आधार पर व्यक्ति के व्यक्तित्व को बता गया है कि यदि घुटनों तक लंबी हाथी की सूंड जैसी व्यक्ति यदि हो, इतने लंबे लंबे हाथ हाथी की सूंड के जैसे, तो वो व्यक्ति राजा बनते, बहुत ऊंचे पदों पर पहुंचते हैं, भले किसी गरीब व्यक्ति के यहाँ जन्म ले लें, किसी कितने गरीब के यहाँ, जैसे नरेंद्र जी मोदी, माननीय मोदी साहब, लेकिन उनके हाथ देखे कभी आपने? वो जब ऐसा उठाते हैं, हाथ उनके लंबे हैं। अब जिनके हाथों में नसें दिख रही हो, नस दिख रही हो, वो ठीक नहीं होते, नस दिख रही हो वो ठीक नहीं होते, जिनके हाथों में नस बिल्कुल नहीं दिखती हो वो अच्छे होते हैं। अब इसके बाद बहुत सारे पॉइंट हैं, हम कल तिल और लहसुन और भौरी कहाँ कहाँ बनती है, उसके क्या क्या परिणाम प्राप्त होते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। हम आज के अपने आपके इस सत्र के समापन को हम आधा घंटे क्वेश्चन आंसर को देते थे, तो आज थोड़ा सा कम टाइम बचा, क्षमा चाहूंगा। आप अपने प्रश्न हमें प्रेषित करें, मैं आप सभी के प्रश्नों के जवाब दूंगा। आप अपने जो भी क्वेश्चन है वो टाइप करके मुझे भेजिएगा, मैं आपके जवाब देता हूं। एक बात याद रखना जो विशिष्ट है कि जब कभी भी किसी भी व्यक्ति के जो लक्षण मैंने बताए हुए हैं, वो लक्षण भले हों, तब भी वो जरूरी नहीं है कि उसमें वो अवगुण है, बाकी गुण नहीं होंगे, बाकी गुण नहीं होंगे, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। आप जब तक क्वेश्चन जो भी आपके शंकाएं हैं वो लिखें, तब तक मैं आपको एक कहानी बताता हूं कि अष्टावक्र का नाम आपने सुना होगा। अष्टावक्र महान पंडित थे, लेकिन उनकी 8 हड्डियां टेढ़ी थी, जीवन भर तिरछे चढ़े, जीवन भर, लेकिन महान उन जैसा प्रकांड विद्वान कोई नहीं था, पंडित। तो अष्टावक्र जो पंडित थे वो कैसे भागीन, उनको कहा जाता ना कि जो कुबड़े हो, तिरछे हो, भागीन, उनके पिता ने ही सुसाइड कर लिया था, फांसी लगा ली थी। लेकिन वह कितने बुद्धिमान थे, कितना उनका वो था। तो ऐसा नहीं है कि उनको वो भाग्यशाली नहीं है तो ज्ञान भी, उनकी बुद्धि भी नहीं होगी। देखिए, उनने कष्ट तो जीवन भर उठाया, जिसके पिता ही सुसाइड करके मर जाए, छोटी उम्र में ही वो थे, तब उनके पिता ने, और उनने जीवन भर मेहनत करी, मेहनत का ही कमाया, वो परेशान रहे जीवन भर, लेकिन उनकी ख्याति उस पूरे देश में, अष्टावक्र की पंडित की ख्याति पूरे देश में थी, ज्ञान के बहुत थे। तो ऐसे ही जो मैंने दोष बताए हैं उससे रिलेटेड ही होंगे, हो सकता बाकी दूसरे उसमें वो बहुत आगे पहुंच जाए, तो ऐसा आपको नहीं समझना चाहिए। हाँ मुझे मेरे 9 इयर्स के बेटे को लेफ्ट नी पर लहसुन है, क्या करें? लेफ्ट नी पर लहसुन है, देखिए यदि आपके लेफ्ट नी पर लहसुन है, बच्चे और बेटा है, तो आपको कुछ घबराने की जरूरत नहीं है। जब मैं कल तिल और लहसुन बताऊंगा तो इसके उपचार बताऊंगा कि आपको क्या करना चाहिए। उस बच्चे की होलोस्कोप को देख करके उसे क्या शांत्यार्थ क्रियाएं, भगवान की भक्ति
हमेशा अपने कर्मों को क्षय करा सकती है। यह तो उसने कर्म जो बांधा हुआ है उस कर्म को डिलीट करना पड़ेगा। ये नहीं कि ये नक पहन लो, इनसे कर्मों का क्षय नहीं होता है। उसके लिए तो प्रभु की से भक्ति करना पड़ेगी। तो मैं कल आपके लिए पूरा ये विषय जब तिल और लहसुन पढ़ाऊंगा, तो वो तिल और लहसुन तो जो आए हैं, आपने कुछ कर्म किया है अशुभ, उसका एक प्रतिबिंब, उसका एक लैंडमार्क, उसका एक पाथ फाइंडर आपको प्राप्त हो गया। अब आपको यदि आप और ज्यादा कर्मों को क्षय करोगे, प्रभु की भक्ति करोगे, तो वो डिलीट भी हो जाएगा। नेक्स्ट, शिवराज जी तो भाग्यशाली थे, दांतों को बीच में गैप है। कौन से? शिवराज सिंह। शिवराज सिंह भाग्यशाली है, लेकिन उनके दांत देखिए, आपने उनके दांत, किस दांत को दांत कह रहा हूं, पहले बहुत अच्छी बात कही कि शिवराज सिंह के दांतों में गैप है। क्या आपने जब वो 45 साल तक के थे तब तक उनके दांत देखे थे? जो व्यक्ति दांतों को खोलता रहता है उनके दांतों में स्पेस बन जाता है। मूलतः मैं शिवराज सिंह जहां विदिशा के हैं, मैं उनके घर के पास ही रहता था। उनके बढ़िया दांत थे, लेकिन उनने डाल के उसमें साफ करते करते उनने स्पेस बना लिया। लेकिन उनके दांत जो थे पूरे जैसे मेरे अभी दांत हैं, ऐसे ही थे। इसलिए मैंने ये बात बताई कि जरूरी नहीं है कि 1-200 दूसरी भी अच्छाइयां बहुत सारी हो सकती हैं। ब्राउन आइज वालों के लिए क्या? ब्राउन आइज मतलब उनको ग्रे आइज वाले जो होते हैं वो बहुत, मैंने देखो स्वार्थी तो होते हैं। ब्राउन, अच्छा ब्राउन आइज का मैंने नहीं बताया। ब्राउन आइज जो होती है वो है लोग, मतलब थोड़े से ध्यान देना, मैं क्या बात कह रहा हूं, ये होते तो प्रेमी प्रकृति के हैं, इनके अंदर प्रेम वात्सल, लेकिन अपने प्रेम के प्रति सारी मर्यादाओं का उल्लंघन भी कर देते हैं। ये हमेशा हंसमुख मिजाज के होते हैं, सब कुछ सही होता है, बहुत ज्यादा इनको खराब नहीं बताया गया ब्राउन आई। लहसुन और बोहरी का क्या मतलब है? तिल, लहसुन, मोहरी, मैं कल आपके लिए तिल और लहसुन बताऊंगा। आज के विषय पे बात करो। तिल क्या होता, तिल के प्रकार क्या होते, लहसुन क्या होता। बड़े आकार का मार्क लहसुन होता है। लहसुन के कलर होते हैं, रेड भी होता है, ब्लैक भी होता है, ग्रे भी होता है। तो इस तरह के तिल, लहसुन, मोहरी, बड़ा मार्क जो होता है वो लहसुन होता है। लहसुन हमेशा बड़ी साइज का होता है, 3 इंच, 4 इंच, 5 इंच का होता है। और तिल जो होता है बहुत छोटा सा होता है। अपर 90 टीथ और लोअर 90 टीथ में